हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। ये जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि इसके फॉर्म निकल चुके हैं। तो गाइस, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तब भी, और अगर आप बिगिनर हैं तब भी, आपके सामने जो आपने सिलेबस देखा होगा उसमें सबसे जो एक टफेस्ट जो पोर्शन होता है वो क्या है। तो आई थिंक सो कि वो जो है क्रिटिसिज्म का जो पोर्शन होता है वो सबसे टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि एक टाइप की फिलोसफी है वो। और आज जो मैं लेके आई हूँ वही जो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो पहली बात तो ये है गाइस कि ये जो है टफेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। और जो है जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर हमें ऊपर ऊपर की नॉलेज है तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम उस जो क्वेश्चन का लेवल होता है एग्जाम के अंदर उसको हम सोल्व नहीं कर पाते हैं, उस लेवल तक हम अपने आप को लेके नहीं जा सकते हैं। तो आज जो मेरी कोशिश है, ये छोटी सी कोशिश है और शायद आपको पसंद आए। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप क्वेश्चन का लेवल भी समझ जाएं, और साथ में जो है मैं वो जो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो थ्योरीज वगैरह आती हैं या जो जो भी क्वेश्चन में आता रहेगा उसको आप खुद सोल्व करेंगे। मैं सिर्फ उसका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी आपको, और जितना सिंपलेस्ट वे में हो सकता है उतने उस तरीके से सिंपल लैंग्वेज के अंदर, और क्वेश्चन आप देखना खुद ही सोल्व करेंगे। तो गाइस, टफ तो नहीं है ये चीज़ें, लेकिन क्या होता है, मेन सारा जो खेल है वो कंसेप्ट का है। अगर आपको जो है कंसेप्ट क्लियर है तो सब चीज़ें ईजी हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जो सिंपल चीज़ें भी मुश्किल हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है। तो जैसा मैंने हेडिंग दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके अंदर जो है मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, और जो है ये सारे क्रिटिसिज्म से रिलेटेड मैंने सेलेक्ट किए हैं। 15-16 क्वेश्चन होंगे। तो अब लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एपोलॉजी फॉर पोइट्री सिडनी। ये एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है क्रिटिसिज्म का वर्क है, और ये जो है फिलिप सिडनी ने लिखा है। डिस्कस द डायडेक्टिक फंक्शन ऑफ पोइट्री बाय कंपेयरिंग इट टू फिलोसफी एंड और आगे हमारे फिर ऑप्शन बना दिए हैं। ये कह रहा है कि जो आपकी पोइट्री है, एपोलॉजी फॉर पोइट्री क्रिटिसिज्म का वर्क है, ये बुक का नाम है, और ये जो फिलिप सिडनी ने लिखा है। इसके अंदर जो फिलिप सिडनी है डिस्कस करता है डायडेक्टिक फंक्शन ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री का जो एक डायडेक्टिक का मीनिंग होता है वो गाइस जो मोरल होता है, यानी जो आपको एथिक्स सिखाता है। पोइट्री का जो डायडेक्टिक फंक्शन है वो उसका कंपैरिजन किया गया है। किसके साथ किया गया है? एक तो इन्होंने खुद ही बताया कि फिलोसफी के साथ किया गया, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि दूसरी वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन डाले हैं, रिलीजन है, एस्थेटिक्स है, हिस्ट्री है और एथिक्स है। तो यहाँ पे रिलीजन का डेफिनेटली आपको पता ही है, हिस्ट्री और एथिक्स। एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्थेटिक्स वो होता है जिसको कहते हैं सेक फॉर आर्ट सेक, यानी कि कोई कला, कोई आर्ट जो की जाती है वो जो है कला के लिए की जाती है, कोई मैसेज वगैरह देने के लिए नहीं की जाती। जैसे आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ ऐसे होता है, ये आर्ट फॉर आर्ट है, यानी आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, यानी कोई कला की जाती है, कोई जो है किसी टाइप की, चाहे वो सिंगिंग है या पेंटिंग है या कोई भी और इस तरह का कोई भी जो कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड है, वो सिर्फ जो है कला को दिखाने के लिए की जाती है, उसका लाइफ से रिलेटेड या कोई मैसेजिंग नहीं होता उसके अंदर। तो एस्थेटिक्स ये होता है। तो गाइज, इसको जो है आगे करने से पहले, यानी क्वेश्चन को मैंने कहा कि आप सोल्व करेंगे, मैं सोल्व नहीं करूंगी, तो हम जो है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री इसी वर्क का जो है दूसरा नाम है, यानी ये 2 बार पब्लिश हुई थी, और जो है पब्लिशर ने, नाम तो वर्क तो एक ही है, लेकिन जब एक पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया तो उन्होंने एक ने नाम रखा एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, और जब किसी दूसरे ने इसको पब्लिश किया तो डिफेंस ऑफ पोइट्री के नाम से ये डिफेंस ऑफ पोइट्री के नाम से ये जो है पब्लिश होती है। तो यानी कह लीजिए डिफेंस ऑफ पोइट्री एंड एपोलॉजी फॉर पोइट्री ये एक ही बात है। अब ये वर्क कब आया था? 1579 टू 81 के आसपास इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और गाइज, ये रिस्पॉन्स था। अब ये रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि पहले किसी ने कुछ बोला होगा और उसके रिस्पॉन्स में ये लिखी गई थी। तो इन्हीं के जो कंटेम्परेरी थे, जो फिलिप सिडनी है, इन्हीं के टाइम पीरियड के जो एक और राइटर थे, एक पोइट कह लीजिए, स्टीफन गॉसन। ये इनका वर्क था, स्कूल ऑफ एब्यूज,
इन्होंने जो है गाइस इसके अंदर स्कूल ऑफ एब्यूज के अंदर ये जैसे प्लेटो ने भी बोला है और प्लेटो की बात को ही इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो प्लेटो ने क्या कहा कि जो पोइट्री है या जो पोइट हैं, यानी वो चाहते थे कि जैसे प्लेटो ने कहा कि पोइट तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है मतलब ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो जो है एक टाइप से जो है यानी पोइट्री जो है मदर ऑफ लाई होती है। मदर ऑफ लाई का मतलब ये है कि झूठ होता है इसके अंदर, इसका जीवन से, सच्चाई से, लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। तो स्टीफन गोसन ने भी ऐसा ही कुछ बोला, स्कूल ऑफ अब्यूज, यानी उन्होंने जो है एक टाइप से अब्यूज किया इसके अंदर पोइट्री को और प्लेटो की ही जो ये लेगेसी को आगे बढ़ाया है। तो इसमें उन्होंने रेफरेंस जो है मतलब पोइट्री नहीं होनी चाहिए, ये झूठ पे ज़्यादा चलती है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस टाइप की बातें की गई हैं इसके अंदर। तो गाइस अब जो है इसके अंदर जब ये बात करते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है ये सिडनी को भी शामिल कर लेते हैं। तो अब जब आप किसी पे जो है डायरेक्ट कमेंट करोगे तो वो उसका जवाब तो देगा। तो इसने जो है सिडनी ने वर्क का रिस्पॉन्स जो है वर्क की फॉर्म में ही दिया और इन्होंने जो है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा। तो गाइस अब जो है इसकी बात कर लेते हैं, ये तो इसका बैकग्राउंड हुआ। अब इसके अंदर जो है जो सिडनी है वो कैसे उसको डिफेंस करता है, जैसा नाम है डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो कैसे डिफेंस करता है इसके अंदर जो है जो सिडनी क्या कहता है। सिडनी एक तो ये कहता है कि जो है जितने भी बड़े बड़े सिविलाइजेशन हुए हैं सबके अंदर पोइट हुए हैं। जैसे वो ग्रीक जो है सिविलाइजेशन की बात करते हैं या रोम जो सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है, उसकी बात करते हैं, तो वो उनके जो बड़े बड़े लोग हुए, जितने भी फेमस लोग हुए, वो सारे पोइट थे। तो पोइट्री जो है वो जो है झूठ होती तो इतने बड़ी सिविलाइजेशन के लोग जो है, जो महान लोग हैं, वो पोइट ना होते। तो पोइट्री अपने आप में किसी सिविलाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, वो खुद एक सिविलाइजेशन है। एक बात इस तरह से अपनी बात को डिफेंड करते हैं। अब जो है हमारा जो पॉइंट है उस पर भी आ जाते हैं। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि पोइट्री जो है फिलोसफी से ज़्यादा है, फिलोसफर है उनसे जो है बेटर होते हैं पोइट। अब कैसे बेटर होते हैं, तो कह रहे हैं कि जो फिलोसफी है इतनी टफ लैंग्वेज में लिखी जाती है। आप रियलिटी की बात करते हो या नहीं करते हो, यानी लाइफ की बात करते हो या नहीं करते हो, तो 1% मान लो अगर आप लाइफ की बात करते भी हो तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी टफ होती है। उसको सिर्फ एजुकेटेड लोग ही समझ पाते हैं, अनएजुकेटेड इलिटरेट लोग जो है उसको नहीं समझ पाते। लेकिन पोइट्री है, पोइट्री को अनएजुकेटेड लोग भी ईजिली समझ पाते हैं। तो पोइट्री का काम जो है मतलब कि एंटरटेनमेंट के साथ जो है इंस्ट्रक्ट करना भी है, यानी डिलाइट भी देना है और इंस्ट्रक्ट भी करना है। और वो जो है एक आइडियलिज्म को जो है बना जाते हैं, और ऐसा आइडियलिज्म देते हैं वो लोग भी समझ जाते हैं जो इलिटरेट होता है। तो लेकिन फिलोसफी की लैंग्वेज इस टाइप की है तो वो जो है ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बेटर मानते हैं किसको, पोइट को, फिलोसफर की बजाय। तो जैसे हम भी कहते हैं, जैसे कोई जरा सी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ बोले तो हम कहते हैं कि क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है, यानी फिलोसफी की लैंग्वेज ही थोड़ी सी टफ होती है और पढ़े लिखे लोगों को ही समझने में उसको मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात ये सच भी है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो पोइट्री है या जो है सिडनी है वो कैसे डिफेंड करते हैं अपनी बात को, वो इस तरह से डिफेंड करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अनपढ़ आदमी भी, जो इलिटरेट पर्सन है, वो भी अच्छे से समझ जाते हैं। तो गाइज कैसे अच्छे से समझ जाते हैं, अब इसका हम आज के दौर से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम जो हमारा जो आज का प्रेजेंट जो सिनेरियो है, अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि अगर हम बुकिश लैंग्वेज पे चलेंगे तो हमें नहीं समझ में आ सकती। तो गाइस आज का लैंग्वेज क्या है, आज का सिनेरियो क्या है, हमारे जो सॉन्ग्स हैं, अब देखिए जो सॉन्ग्स आते हैं उसमें आपने देखा होगा हमारी जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो इंग्लिश गाने सुनती है। अगर उनसे वैसे इंग्लिश में बात करो तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो है इंग्लिश के सॉन्ग सुन लेती है, रैप वगैरह सुन लेती हैं। ऐसे जो इलिटरेट पर्सन है वो गाने को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, उसका थीम भी समझ जाते हैं। वो जो सिंगर है या जो राइटर है जिसने वो लिखा है गाना, जिसने लिरिक्स बनाए हैं, वो क्या कहना चाहता है वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो यानी पोइट्री जो है दिल को छूती है, दिल तक असर करती है। तो ये पॉइंट है। अब दूसरा ये कह रहा है कि इनके ऊपर जो एक ब्लेम लगा कि वो ये जो है पोइट्री जो है वो मदर ऑफ लाई है, यानी एक जो है इन्होंने ये भी झेला कि मदर ऑफ लाई है, यानी झूठ की माँ है, ये झूठ ही झूठ बोलते हैं, इनके ऊपर ये एक्यूज भी लगता है। तो इसका जवाब भी सिडनी देते हैं, ये कहते हैं कि पोइट जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं, पोइट जो है कि इमेजिनेशन करते हैं। और जो है जो झूठ बोलने का काम होता है वो जो हिस्ट्री लिखते हैं यानी हिस्टोरियन है उनका काम होता है, वो झूठ बोलते हैं।
आप देखिए वो कैसे झूठ बोलते हैं, यानी वो सच्चाई को छुपा जाते हैं। अब कैसे सच्चाई को छुपाते हैं, जब भी कहीं हिस्ट्री लिखी जाती है, यानी आज अगर कुछ लिखा जा रहा है, आने वाले 10 साल में ये हिस्ट्री हो जाएगी जो आज बुक्स लिखी जाएंगी। तो आज के दौर में जिसकी चलती है, यानी जैसा राजा होगा, अगर आप पुराने टाइम से भी देखो तो जैसा राजा होगा, क्या राजा के खिलाफ कोई जा सकता था? नहीं जा सकता था। तो जो राजा के फेवर में थी, जो उसको पसंद थी, वो बातें लिखी गई उन बुक्स के अंदर। तो आगे वाली जनरेशन ने फिर जो है उस राजा को ऐसे ही माना कि भाई उनका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर, एक जो किंग है जो या क्वीन है या कोई राजा है, अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ पे भी जितने राजा हुए उनके काल में जितने लोगों ने लिखा है, तो उन्होंने जो है अच्छे से, डेफिनेटली अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन दिया होगा। अब अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया है तो आने वाली जनरेशन ने क्या माना कि भाई ये जो है अच्छे लोग थे, इन्होंने अच्छे ही काम किए, चाहे उन्होंने कितने भी खराब काम किए हो। तो ये कह रहे हैं सिडनी कि भाई हम झूठ नहीं बोलते, यानी पोइट झूठ नहीं बोलते हैं, तो हिस्टोरियन जो है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो आई थिंक अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे कि यहाँ पे जो है कंपैरिजन किसका किसके साथ हुआ है। तो इसका जो आंसर है गाइज हिस्ट्री हो जाएगा, यानी फिलोसफी और हिस्ट्री की बात करता है सिडनी इसके अंदर। तो देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लंजाइन्स, लंजाइन भी हमारे जो है मतलब कि बिल्कुल जो कहें कि ट्रेडिशनल जो क्रिटिक्स होते हैं वो है। अकॉर्डिंग टू लंजाइन विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज अप्लाई टू अ ग्रेट पोइट्री। ये कह रहा है कि लंजाइन के अकॉर्डिंग, लंजाइन ने जो है कौन सी जो है 2 क्वालिटीज बताई हैं जो एक किसी पोइट्री को ग्रेट पोइट्री बना देती हैं। तो इन्होंने ऑप्शन डाले हैं, इट मस्ट बी द वर्क ऑफ जीनियस एंड इंस्पायर्ड पर्सन। ये जो है जो वर्क है वो किसी जीनियस पर्सन का होना चाहिए, और वो जो है इंस्पायर्ड पर्सन होना चाहिए, यानी वो प्रेरित पर्सन होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। इट मस्ट कॉज अ फीलिंग ऑफ मेलनकली इन द रीडर। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि ये जो है मेलनकली फीलिंग को पैदा करने वाला होना चाहिए जो रीडर के अंदर। अब ये दोनों वर्ड जो हैं, दोनों जो ऑप्शन है एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। इट मस्ट इम्प्लाई डिवाइसेस ऑफ रिटोरिक, और ये कह रहा है कि ये जो है डिवाइसेस ऑफ रिटोरिक, यानी आपके फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जैसी चीज़ें हैं उनको यूज़ करने वाला होना चाहिए, उसमें यूज़ होनी चाहिए। इट मस्ट प्लीज सिलेक्टिवली ऑन स्पेशल ओकेजन, और ये जो है सिलेक्टिवली और जो है किसी स्पेशल ओकेजन पे ही मतलब कि किसी ओकेजन पे ही खुश करने वाला होना चाहिए। यानी जो पोइट्री है वो ओवरऑल नहीं होनी चाहिए, टाइमलेस नहीं होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर ओकेजन पे ही किसी को प्लीज करने वाली, सिलेक्टिव वे से प्लीज करने वाली होनी चाहिए। इन्होंने जो है जो ग्रेट पोइट्री ऑन सबलाइम, इनका जो वर्क है गाइड ऑन द सबलाइम, ये इनके वर्क का नाम है ऑन द सबलाइम। और ये जो है सबलाइम किसको बोलते हैं? ग्रेटनेस को ही सबलाइम कह रहे हैं, यानी जो यहाँ पे ग्रेट वर्ड यूज किया है, यानी इनके लिए जो ग्रेटनेस है वही सबलाइम है, सब्लिमिटी वही है। यानी किसी वर्क का जो है ग्रेटनेस कैसे बनाया जा सकता है। तो पहले तो लंजाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि लंजाइन जो है आपके एक ट्रेडिशनल कह लीजिए, क्लासिकल सबसे बेस्ट वर्ड रहेगा, क्लासिकल क्रिटिक्स हैं। इन्होंने ये कहा, इन्होंने अपने बुक के अंदर जो है लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है बहुत बाद में, तो इन्होंने जो ना इस बुक को कभी लिखवाया नहीं। ये बुक या जो भी मटेरियल अवेलेबल हुआ ये जो है मतलब राइटर का नाम नहीं था इसके ऊपर, लेकिन उस लेटर से, ये लेटर है एक किस्म से अपने दोस्त को लिखे गए, अपने फ्रेंड को लिखे गए लेटर हैं इनके, लंजाइन ने अपने फ्रेंड को लिखे हैं, और उन लेटर से ही मतलब एपिस्टलरी फॉर्म में ये लिखे गए जाते हैं, इसीलिए इसको एपिस्टलरी फॉर्म बोला जाता है कि जो लेटर की फॉर्म में आते हैं। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को लिखे हैं, उस फ्रेंड को वो जो है एडवाइस देते हैं उस लेटर के थ्रू कि प्रोज और पोइट्री लिखी कैसे जानी चाहिए, यानी एक वर्क या क्रिएशन जो है किस एंगल से लिखा जाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके ऊपर बात की गई है इसके अंदर। और सबलाइम का मीनिंग ही जैसे मैंने कहा कि ग्रेटनेस है, तो ये अपनी तरफ से जो है उसमें बहुत कुछ बताते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इनके ऊपर जो है एनोनिमसली लिखी गई है, ये वर्क का राइटर का नाम नहीं है, बाद में इनके लेटर से समझ में आया कि हाँ ये जो है लंजाइन ने लिखी है, और लोगों ने उनको पढ़ के बाद में बहुत सारे लोगों ने जब उनको लगा कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है तो फिर ट्रांसलेट किया, और फिर उसके बाद बुक्स आनी अवेलेबल हुई है, शुरू हुई है। तो गाइस ये जो है 5 पॉइंट बताते हैं अपनी तरफ से इस वाक्य के अंदर या इस लेटर के अंदर, जो भी आप इसको कहना चाहें, तो वो 5 पॉइंट है जिससे हमारी जो है कोई पोइट्री, कोई वर्क जो है ग्रेट हो सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कह रहे हैं ग्रेट थॉट, यानी आप जो है
ग्रेट थॉट, यानी आप कोई चीज़ लिख रहे हो, अगर आपके थॉट जो है उस चीज़ के लिए ग्रेट नहीं है, यानी आपने जो है एक छोटा सा थीम उठा के लिखा है, तो आपका वर्क कैसे छोटा मतलब बड़ा हो सकता है। आपके जो विचार हैं किसी चीज़ के लिए अगर छोटे हैं, मतलब आप जो है एक लिमिटेड दायरे में सोचते हो, तो आपका वर्क जो है कैसे जो है बड़ा हो सकता है। तो ग्रेट थॉट होना चाहिए किसी क्रिएशन के अंदर। दूसरा जो है पॉइंट वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। अगर आपका वर्क जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन पैदा नहीं करता है, यानी आपके अंदर जो है किसी चीज़ को लेकर, चाहे आप जो है इम्प्रूवमेंट को लेके या किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म करें वो भी, तो अगर आपका इमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी आपका जो है वर्क ग्रेट नहीं हो सकता। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। फिर जो है डिक्शन यूज़ करना पड़ेगा आपको। डिक्शन का मतलब ये है गाइस कि वो जो है जो मीटर कैसे यूज़ करते हैं, यानी आपको जो है टेक्निकल फील्ड जो होती है पोइट्री की उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। यानी आपको जो है कैसे जो है मीटर यूज़ करते हैं, कैसे जो है उसकी जो है अरेंजमेंट होती है, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए, यानी डिक्शन का भी यूज़ होना चाहिए। थर्ड नंबर पे ये कहते हैं। फोर्थ नंबर पे ये कहते हैं कि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये भी आपके पास अच्छा सा होना चाहिए। अगर आपके पास वर्ड तो है लेकिन आप उनको एक सलीके से एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर पाते, तो आपका वर्क जो है ग्रेट नहीं हो सकता। तो यानी पोइट्री वो आपकी जो है ग्रेट नहीं हो सकती। तो आपको वर्ड को का अरेंजमेंट भी आना चाहिए। और जो है नेक्स्ट बताते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिफ्थ पॉइंट बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग ये है गाइस कि जितने भी आपके मेटाफर हैं, सिमली हैं, आप उनको यूज़ करके अपनी जो वर्क है या पोइट्री है उसको इम्प्रेसिव बना सकते हो। तो ये 5 पॉइंट बताते हैं अपनी तरफ से। ग्रेट थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशन, डिक्शन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और जो है फिगर ऑफ स्पीच। तो अगर ये 5 चीज़ें होंगी तो किसी का भी वर्क जो है, किसी का भी क्रिएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ग्रेट हो सकता है। तो गाइज ये जो है ये पॉइंट है। अब आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हम एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और हमारे क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो हम इसमें जो है अगर हमें इसका कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसका एलिमिनेटिंग वे से शुरू करते हैं। जैसे ये कह रहा है इट मस्ट कोज अ फीलिंग ऑफ मेलनकली इन द रीडर, कि भाई ग्रेट वर्क वो होता है जो रीडर के अंदर मेलनकली यानी उदासी की भावना को लाता है। आप कह रहे हो कि ग्रेट थॉट होना चाहिए, क्या किसी के अंदर जो उदासी की भावना लाना वो ग्रेट थॉट है? नहीं है। आप ये कहते होंगे कि भाई हम ट्रेजेडी देखते हैं तो उसमें हमारे जो सैडनेस आ जाती है, मतलब हम उदास हो जाते हैं। तो गाइस उसका पर्पज़ जो है, जो राइटर है या जो भी क्रिएटर है, उसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको उदास करना। उसका पर्पज़ ये है कि किसी की लाइफ में कैसे ट्रेजेडी आती है और किन कारणों से आ रही है, तो आपके मन में जो है मतलब कि उदासी नहीं लाना है। उसका डाउनफॉल कैसे होता है, या फिर जो है वो एक राजा से, क्योंकि वो इम्पैक्ट कॉमन आदमी पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा रॉयल वो किंग या क्वीन होगा या रॉयल फैमिली से होगा, उसका डाउनफॉल जितना ज़्यादा होगा तो वो जो है एक ये कह सकते हैं कि वो जो है इम्पैक्ट ऑडियंस पे या रीडर पे या कॉमन आदमी पे ज़्यादा पड़ता है। तो वो जो है अपनी लाइफ में सुधरे, एक पर्पज़ ये होता है। जैसे हम ये कहें कि भाई हम ये कहते हैं कि अंबानी जो है, अभी पीछे से चर्चा चल रही थी कि अंबानी योगी से मिले और बिल्कुल सिंपल कपड़ों में थे, तो सब कह रहे हैं कि इतना अमीर आदमी बिल्कुल सिंपल कपड़ों में है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई वो एक रॉयल लगा लीजिए, आम आदमी तो सिंपल पहनता ही है, वो इतना बड़ा आदमी होके सिंपल पहन रहा कपड़े। तो इसका मतलब ये है गाइस कि वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जो जिनके पास है लेकिन वो दिखावा नहीं करते। तो एक किस्म से एग्जाम्पल है ये। तो इसका ये नहीं है कि सारे लोग सिंपल पहनो, इसका मतलब ये है कि भाई अपने सोर्सेज में खुश रहिए और जो है दिखावे की तरफ मत जाइए। आपकी जितनी चीज़ें हैं, आपके पास जो कैपेसिटी है उसमें रहिए। तो कहीं ना कहीं ये थीम दिया है, तो ये जो है अपने आप में ऑप्शन आप भी इसको कट कर जाएंगे। इट मस्ट प्लीज सिलेक्टिवली, ये कह रहा है कि ये सिलेक्टिवली जो है होना चाहिए, स्पेशल ओकेजन पे होना चाहिए। देखो जब आपकी कोई मूवी है, जब आप मूवी देखते हो, उसके जो है मतलब सॉन्ग अच्छे हैं, उसकी स्टोरी अच्छी है, उसमें जो हीरो हीरोइन ने या जो भी प्रोटैगनिस्ट है उसने वर्क अच्छा किया है, उसने आपकी इमोशन को जो है इंसाइट कर दिया है, तो क्या वो जो है आप कभी देख लीजिए मूवी और उसका इफेक्ट हमेशा आपके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्टिवली पड़ता, आज देखा तब पड़ा, कल देखा कि नहीं पड़ा। कई बार आप देखो हम मूवी देखते हैं रोने लग जाते हैं, हमारी आंखों में पानी आ जाता है। तो कभी भी देखेंगे ना वो इमोशन को जो है वो प्रोवोक करेगा ही करेगा। तो गाइस इससे आप समझ जाएंगे कि आपके जो है ये ऑप्शन जो है कौन सा बी और डी कट गए हैं इसके अकॉर्डिंग।
तो आप यहाँ लेते हैं इट मस्ट बी द वर्क ऑफ जीनियस। अगर कोई चीज़ जो है कोई क्रिएटर इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करता है तो क्या वो जीनियस नहीं है? डेफिनेटली जीनियस है। और वो जो है इंस्पायर्ड है, जो व्यक्ति जो है लूज कॉन्फिडेंस वाला होगा, जो है हमेशा नेगेटिव रहता होगा, क्या कोई वो जो है इस तरह का इतना बड़ा काम कर सकता? तो नहीं कर सकता। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास। और जो है इट मस्ट एम्प्लॉय डिवाइसेस ऑफ रिटोरिक, तो हमने अभी पढ़ा कि वो जो है डिवाइसेस का यूज करना है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, यानी ए और सी इसका आंसर होगा। तो एक बार देख लेते हैं इसके आंसर क्या क्या है हमारे पास। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो ए और बी ओनली। अब हम वहां देख चुके थे कि हमारा जो है आंसर क्या था, वहां पे ए निकाला था और जो है हमने सी निकाला था, यानी दो हमारे आंसर निकलते थे, ए और सी। तो वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर गाइस कौन सा बनेगा? ए और सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये बन जाएगा ए और सी। तो गाइस एक तो आप साथ में देखो अपना जो कंसेप्ट है उसको भी क्लियर कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें क्या होता है कि ये चीज़ें मिल तो जाती हैं मोटे मोटे तौर पे। हमें जहां आप खोलोगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती गाइस, लेकिन वो मिसगाइडिंग ज़्यादा हो जाता है कि आपको छोटी सी मिली नॉलेज, आपको लगा हाँ हो गया हमारा काम, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस क्वेश्चन को हैंडल करना। तो इसलिए मैंने ये प्रीवियस पेपर उठाए ही इस वजह से है कि आप अपने जो एग्जाम का ना लेवल समझो और फिर उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। सॉरी। तो आप जो है उस जो भी कोई बुक्स, कोई सेल्फ स्टडी कुछ भी कर रहे हो, तो इस वे तक जाइए ताकि आप अपना क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। अब नेक्स्ट है गाइज हमारे पास क्वेश्चन थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर द माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोयल। तो ये जो है एक कोटेशन है, माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोयल। ये जो है मतलब हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर्ड, मतलब ये कोटेशन किसने दी है? सीधी सीधी बात बोले तो ये कोटेशन दी किसने है? तो पहले तो ये कोटेशन क्या है, किस वर्क के अंदर आई है, तो वो हमें पता होना चाहिए। वैसे तो गाइज आप इस कोटेशन को देख के समझ गए होंगे कि एक टाइप से ये भी क्रिटिसिज्म, और मैंने बोला भी है कि मैंने सारे क्वेश्चन सिर्फ क्रिटिसिज्म से लिए हैं, यानी जो हमारे एग्जाम का टफेस्ट पोर्शन होता है मैंने उसे उठाए हैं ये। तो माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोयल, ये जो है वर्क है ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय पीबी शैली। तो गाइज इसका वैसे तो सीधा आंसर आपको मिल ही गया है, तो जिसको ये वर्क का नाम पता था तो वो जो है, लेकिन वर्क से काम नहीं चलता क्योंकि जिसने अंदर खाते पढ़ा है वो इसको बता सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है हमारे नेट के एग्जाम में कि ये डिफेंस ऑफ पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइजी, एक ही नाम है ये दोनों लगभग, ये किन जो है दो राइटर ने लिखी हुई है? तो उसमें जो है ऑप्शन में था पीबी शैली और सिडनी, तो इन दोनों ने लिखी हुई है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो गाइज अब लेते हैं, यहाँ पे भी एक टाइप से जैसा नाम से क्लियर है डिफेंस ऑफ पोइट्री, यानी यहाँ पे भी ये पोइट्री का डिफेंस ही कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप से किसने लिखा है, वो हमारा हो गया शैले ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे क्लियर हो गया क्योंकि ये उधर से कोटेशन ली है, लेकिन हम इसको क्लियर करते हैं पहले है क्या ये चीज़। तो ये भी जो है रिस्पॉन्स में लिखी गई है गाइज। इन्हीं के जो कंटेम्परेरी थे थॉमस पिकॉक, थॉमस पिकॉक जो है इन्हीं के टाइम के जो है कंटेम्परेरी थे, वो जो राइटर कह लीजिए, पोइट कह लीजिए, उनका था द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। 4 एजेस ऑफ पोइट्री ये इनका वर्क आया था, और इन्होंने भी पोइट्री को जो है मतलब कि एलिजाबेथन टाइम को मतलब इन्होंने ऐसे डिवाइड किया था 4 एजेस ऑफ पोइट्री को के हिसाब से कि भाई ये गोल्डन पीरियड है, ये आयरन पीरियड है और इस टाइप से। तो इन्होंने भी जो है शैले जो है रोमांटिक पीरियड में होते हैं, तो रोमांटिक पीरियड की जो पोइट्री है इन्होंने उसको बिल्कुल ख़राब बताया था। तो उन्हीं के रिस्पॉन्स में जो है ये गाइस जो है शैले आते हैं अपना वर्क लेके, यानी डिफेंड कर रहे हैं किस्म से पोइट्री को। तो इनका जो वर्क है, यानी हमारा यहाँ तक ही काम था। अब हम जो है हमें पढ़ना है डिफेंस ऑफ पोइट्री को, जो हमारे शैले ने लिखी है, और ये गाइज 1821 के अंदर लिखी है, लेकिन 1840 के अंदर, यानी कि शैले की डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, पोस्टह्यूमसली कह सकते हो आप इसको, आफ्टर डेथ जो है ये पब्लिश होती है। तो पब्लिशिंग का टाइम जो पीरियड है इनका 1840 है, और जो है ये लिखी थी 1821 के अंदर।
अब इसके अंदर भी यही कहते हैं, जो हम इसकी बात कर देते हैं, इसी तरह से डिफेंस करते हैं। अब ये कोटेशन क्या है गाइज, इसके अंदर क्या है, माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोयल। यहाँ पे जो शैले हैं वो इस तरह से बता रहे हैं, यानी ये भी डिफेंड ही कर रहे हैं पोइट्री को, और ये कह रहे हैं कि जो है मतलब तरह तरह के एग्जाम्पल देखे, जैसे हमने पहले पढ़ा सिडनी ने दिया जैसे। अब इन्होंने ये कोटेशन क्यों दी है, ये कोटेशन इसलिए दी है गाइज कि ये कह रहा है कि जो माइंड इन क्रिएशन, यानी एक पोइट का जो दिमाग होता है वो जो है एक फेडिंग कोयल की तरह होता है, यानी बुझे हुए कोयले की तरह होता है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये डिफेंड कर रहे हैं, फिर ऐसा पोइट के बारे में क्यों बोल रहे हैं, तो वो ऐसा इसलिए बोला इन्होंने क्योंकि गाइस ये कहते हैं कि जो इंस्पिरेशन है, जैसे हर राइटर जो है जो भी लिखता है, हर पोइट जो लिखता है, अभी कोई भी कुछ भी लिख रहा है तो वो ये सोच के तो लिख नहीं रहा है कि मेरी खराब जाएगी, मेरी फ्लॉप हो जाएगी। यानी जैसे कोई भी काम करता है, कोई भी राइटर है, कोई वर्क लिख रहा है, या कोई पोइट है, कोई पोइट्री कर रहा है, लिख रहा है, पोएम लिख रहा है, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट देता है। तो ये कह रहा है कि विल पावर, डिटर्मिनेशन जो है गाइस, वो जो है किसी पोइट्री को जो है वो इफेक्टिव नहीं बनाते हैं। वो जो है उसको मतलब हर कोई आदमी डिटरमाइंड होके तो अपना काम ही करता है, लेकिन आप देखिए जैसे मूवी के बारे में ले सकते हैं, हर जो डायरेक्टर है या जो प्रोड्यूसर है जो भी मूवी बनाते हैं वो ये सोच के तो इतना पैसा लगाते नहीं कि ये फ्लॉप जाएगी, वो भी हर चीज़ के ऊपर बारीकी से काम करते हैं। लेकिन कुछ मूवी जो है बड़ी मतलब कि बढ़िया बन जाते हैं, जो हिट जाते हैं, कुछ जो है फ्लॉप हो जाती हैं। तो ये इसकी वजह क्या है, तो ये कह रहे हैं कि डिटरमाइंडेड तो दोनों साइड थे, तो डिटर्मिनेशन और विल पावर जो है वो किसी पोइट को जो है क्रिएटिव नहीं बनाती है, या जो उसकी जो वर्क को जो है सक्सेसफुल नहीं बनाती है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि जो दिमाग है वो तो सब में एक लगभग एक जैसा है, लेकिन जो माइंड है किसी पोइट का, आप पोइट पे पर्टिकुलर आ जाते हैं, तो माइंड है जो पोइट का वो तो एक कोयले, बुझे हुए कोयले की तरह है। तो उसको जो है वो चिंगारी कब मिलती है, वो वर्क कब करता है, जब उसको एक ग्रेट जो है इंस्पिरेशन मिलती है। तो यहाँ पे जो है जो पोइट हैं, शैले हैं, वो जो है इंस्पिरेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि ये इंस्पिरेशन कहाँ, कैसे और कब मिलेगी ये तो किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन जिस वर्क में इंस्पिरेशन मिल जाती है, यानी वर्ड सबके पास है, जो भी मतलब कि लिटरेरी पर्सन है, वर्ड सबके पास है, आइडिया सबके पास है, लेकिन कई बार क्या होता है किसी चीज़ की ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है कि आदमी जो है बहुत बढ़िया कर जाता है। तो इसी वर्क के अंदर जो है इन्होंने डिफेंड किया है। तो गाइज जिसको ये डिटेल से पता है, यानी ये पता है कि ये कोटेशन है इसमें, तो जैसे कोटेशन वगैरह के लिए क्या है, तो मैं क्लास में आपको जो है, जैसे मेरी क्लास चलती है 7 o'clock जिसमें हम जो है लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर मैं जो है हर राइटर की कोटेशन देती हूँ। तो कोटेशन देने का मतलब ही है गाइस कि हमें उसके वर्क का नाम पता चल जाए, और इस तरह के अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो सोल्व हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपको क्लियर हो, इसका आंसर हो गया होगा शैले, तो ये जो है इसका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड पैराफ्रेज एज ए हेयरसे। तो ये जो है ये वर्क है, ये वर्क का नाम है गाइज पैराफ्रेज एज अ हेयरसे। तो हम अगर इस क्वेश्चन को ले कि इसकी कैटेगरी डिसाइड करें कि ये जो है सिंपल है, मॉडरेट है, या फिर जो है टफ है, तो गाइस ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्यों है कि वर्क का नाम दिया है, वर्क का नाम है ये, और उसके राइटर का नाम पूछा है। तो हमें जिसने भी मोटा मोटा भी पढ़ रखा है या क्रिटिसिज्म के बारे में जो जानता है, तो वो आई थिंक इसका जवाब दे देगा। जो इन पोर्शन तक गया है, ये न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो है हमारे राइटर हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते, लेकिन मैं ये यहाँ पे तो चलो इस क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ राइटर का नाम पूछा है, लेकिन मैं इसको जो है कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिंपल क्वेश्चन आए तब भी और टफेस्ट क्वेश्चन आए तब भी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बने वो आपसे सोल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ लेते हैं पैराफ्रेज एज ए हेयरसे। तो पैराफ्रेज एज ए हेयरसे जो है, पहले तो देखो कि पैराफ्रेज का मीनिंग क्या होता है। तो पैराफ्रेज का मीनिंग होता है गाइस एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना। और हेयरसे का मतलब होता है जो ऐसी चीजें जो एक आपके मतलब कि सेट रूल्स होते हैं, जो डॉक्ट्राइंस होते हैं, यानी कि जो समाज ने, सोसाइटी ने जो हमारे जो है सेट कर दिए रूल, उनके अगेंस्ट जाना, उनके कंट्रेरी चले जाना। तो हेयरसे का ये मीनिंग होता है, यानी कि आप जो है अपनी लाइफ को एक तो सेट रूल के अकॉर्डिंग जिए, एक उसके कंट्रेरी चले जाएं, उसके थोड़ा अगेंस्ट चले जाएं, उसको हेयरसे बोलते हैं। तो पैराफ्रेज एज ए हेयरसे। अब पैराफ्रेज का मतलब मैंने कहा एक्सप्लेन करना होता है। ये कह रहा है कि पैराफ्रेज करना जो है एक टाइप का अपराध है, ऐसे कह लीजिए कि एक अपराध के रूप में ये कह सकते हो आप इसको।
तो आई थिंक अब इनके वर्ड से आपको जो है इसका कहीं ना कहीं थीम समझ जाएंगे। तो गाइस एक वर्क आया था द वेल रोट अर्न, द वेल रोट अर्न, ये 1949 के अंदर आया था गाइस। अब इसका टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड क्या है 1949, यानी ये जो 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं और ये क्रिटिक्स हैं। तो वेल रोट अर्न जो है इनका वर्क का नाम है, ये जो है 1949 के अंदर आया। इन्होंने इसमें जो है इस एक लेक्चर है, एक चैप्टर है, पूरी बुक है ये, और उसमें ये जो है पैराफ्रेज एज ए हेयर से एक जो है मतलब कि चैप्टर है। अब ये किसने लिखी है, तो क्लिंथ ब्रुक ने लिखी है गाइस। ये क्लिंथ ब्रुक की बुक का नाम है ये, और इसी ईयर में आई थी, और इसमें जो है इनका एक चैप्टर है ये। तो अब इसमें क्या कहता है, ये जो है ये कह रहा है कि जो पोइट्री है, यानी ज़्यादातर चीज़ें पोइट्री से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, इन तरह से रिलेटेड हैं। तो ये भी ये कह रहे हैं कि पोइट्री को जो है, यानी पोइम को एज अ पोइम ही पढ़ना चाहिए। यानी जो पोइम है उसको जो है एक्सप्लेन लिखा ना या पैराफ्रेज, ये कह रहा है कि पोइम को जो है फ्रेज प्रोज के रूप में एज अ प्रोज एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। अगर आप जो है पोइम को एज अ प्रोज एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हम कई बार कहते हैं ना स्कूल कॉलेज में हम कहते हैं कि भाई समझा दो, तो समझाने का मतलब क्या है, उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर देते हैं हम। तो वो कह रहा है कि जो, लेकिन वो तो बच्चों के मामले में है, वहाँ तो हमें समझाना होता है, बच्चे थीम वगैरह को नहीं समझते, चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो ये, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिक्स है। तो क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो लोग जो है भाई पोइम को जो है एज अ पोइम नहीं समझ सकते, वो जो है एक टाइप का अपराध ही करते हैं। अगर पोइम को आप जो है प्रोज की तरह लेंगे, यानी उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको प्रोज की तरह, तो आप पोइम के साथ जो है अनजस्टिस कर रहे हो, उसके साथ अन्याय कर रहे हो। तो आपको जो है पोइम को पोइम की तरह ही लेना है, क्योंकि उसका कंटेंट और उसकी फॉर्म, यानी एक पोइम का कंटेंट और उसकी फॉर्म को सेपरेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें जोनरा नहीं हो सकते। वो पोइम है, सिर्फ पोइम ही रहेगी। अगर आपने जो है जैसे वर्ड हैं आप उनको एक्सप्लेन करने लग गए, तो उसका जो स्वीटनेस है, उसकी जो मेलेडी है, वो टोटल खत्म हो जाएगी। और उसके तभी इन्होंने कहा कि फॉर्म और कंटेंट वो सेपरेट नहीं है, वो एक ही है दोनों चीज़ें। तो इसके अंदर इन्होंने ये पैराफ्रेज और हेयर से इसलिए ऐसा वर्ड यूज़ किया है। और ये कहते हैं कि जो पोइम है वो जो है, जो पोइट है या राइटर है, वो कहते हैं कि पोइम को जो है ना ड्रामेटिक इफेक्ट से शो कर सकते हो आप, यानी आप उसको जो है लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन से शो नहीं कर सकते। यानी जैसे आप ये कह लीजिए कि अगर कोई पोइम है तो उसको आप जो है उसके इमोशन से शो कर सकते हो, आप उसको दिखा के। ड्रामेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को इनेक्ट करके। तो अगर आप जो है इनेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसकी बजाय आप उसके ऊपर जो है उसकी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो उसका जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉजिकल बात नहीं होती। जैसे आप किसी पोइट की बात करते हो या किसी सॉन्ग की बात करते हो कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, इस तरह के बड़े बड़े आपने सॉन्ग सुने होंगे, तो क्या उनका कोई उसकी रियलिटी जानने लग जाए कि भाई अगर इतने चांद तारे अगर तोड़े होते सबने, तो आज मेरे ख्याल से आसमान खाली ही होता। लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो है हम सभी को अच्छा लगता है, जो उस जनरेशन का होता है। यानी जो वैसे तो देखो लव स्टोरी ओवरऑल होती हैं, हमेशा जो है वो हर किसी को जो है इम्प्रेस करती है। जितनी भी लव स्टोरीज होती हैं, आप किसी भी एज के हो, अपने आप टाइम को याद करने लग जाते हो, वो आपको टाइम याद दिलाता है। तो ये कहें कि एवरलास्टिंग होती है जो लव स्टोरीज होती हैं। तो इसलिए तो हर एज के अंदर लव स्टोरीज पे मूवी बनती है। आप कोई ऐसी मूवी उठा के देखो जिसके अंदर जो है लव स्टोरी ना हो, तो सब में मिलेगी और वही जो है सक्सेस होती है। तो ड्रामेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो आपके अंदर जो इमोशन है ना, वो पिक्चराइज करते हैं, उसका पिक्चराइजेशन हो जाता है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसे सॉन्ग है, अगर आप जो है बातों बातों में बोलने लग जाएं, तो वो जो है मतलब कहानी सी कहें तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप ये देखो, लिखता कोई और है, उसको गाता कोई और है, जब वो कोई गा रहा होता है तो हमारे दिल को छू जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सॉन्ग से आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप सॉन्ग को एक्सप्लेन करने लग जाओ, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो कोई कहेगा कि भाई क्या बोल रहे हो आप, तो उसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है पोइम का। पोइम को पोइम की तरह ही लिया जाता है। अब इसमें एक और वर्ड का यूज करता है जो राइटर है, आयरनी। राइटर कहता है कि अपने वर्क के अंदर इसमें एक्सप्लेन करता है कि हमें जो है, जब एक राइटर पोएम लिखता है तो आयरनी का यूज़ करता है, या अपना वर्क लिखता है तो आयरनी का यूज़ करता है। वो आयरनी क्या होती है गाइस? आयरनी ये कहती है कि कोई जो है, जो कैरेक्टर है, वो क्या कहता है
और जो क्या कहने का इरादा रखता है उसका जो गैप होता है उसको आयरनी फील करती है, विडंबना जिसको कहा जाता है। तो ये जो है मतलब कि हम हर बात जो ना बोल के नहीं बता सकते, कुछ हम जो है कह के या दिखा के बताते हैं, तो वो आयरनी होते। तो आयरनी ये दो टाइप की बताते हैं, एक वर्बल आयरनी होती है, एक ड्रामेटिक आयरनी होती है। तो वर्बल आयरनी वो होती है जो हमें सीधा ही पता चल जाए, जैसे हम यूँ कहे किसी हम जो है कोई बिल्कुल काला सा व्यक्ति हो, देखो वैसे तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए है कि हम यूँ कहें किसी को कोई जो है डार्क कलर में है तो हम यूँ कहें उसको गोरा कह के या वाइट कह के हम उसको जो है संबोधित करें, एड्रेस करें, तो ये वर्बल आयरनी है, यानी आप वर्ड्स में दे रहे हो, इनडायरेक्टली आप टोंट मार रहे हो किस्म से उसको। और जो ड्रामेटिक आयरनी होती है जैसे हम सीरियल में मूवीज में देखते हैं कि इसमें कैरेक्टर को नहीं पता होता कि उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। जैसे वो क्या होता है कि वो हीरोइन लगा लीजिए, वो किसी हीरो से बात कर रही हो या किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही है, कर रहा है या कर रही है, उसको लगता है कि ये मेरे फेवर में है, एक्चुअल में उसके फेवर में नहीं होता, वो उसे चीट कर रहा होता है। तो वो कैरेक्टर जो होता है ना उसको तो पता नहीं होता कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, लेकिन जो ऑडियंस है यानी जैसे हम मूवी देख रहे होते हैं तो हमें पता है कि इसके साथ चीटिंग कर रहा है, वो इस तरह से सीन क्रिएट किया जाता है कि ऑडियंस को पता चल जाता है, तो वो ड्रामेटिक जो है आयरनी होती है। तो इस टाइप का थीम लिया गया है इसके अंदर। फिलहाल तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इनमें से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं गाइज। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, एम्पिरिसिस्ट लिंग्विस्टिक इज कंसर्न्ड विद। तो जो एम्पिरिसिस्ट लिंग्विस्टिक है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो हमें इस वर्ड का पता होना चाहिए, यानी ये डिटेल का क्वेश्चन है। अगर हमें इससे जो रिलेटेड है वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो हम इस तरह के ऑप्शन को इजीली सोल्व कर जाएंगे। तो जैसा अभी तक मैं कह रही हूँ कि आपको सोल्व करना है तो इसको भी आप ही सोल्व करेंगे। तो मैं इसका जो है आपको कंसेप्ट बता देती हूँ एक्चुअल में है क्या। तो एम्पिरिसिस्ट क्या कहते हैं, एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि हम जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, यानी इनेट कुछ नहीं होता। इनेट का मतलब ये होता है कि जन्म से हमारे अंदर कुछ नहीं होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो है कोई फीलिंग या मतलब कुछ चीज़ें नहीं होती है, वो एनवायरनमेंट में आता है और एनवायरनमेंट से सीखता है। जॉन लॉक जो है इसके प्रोमिनेंट राइटर हैं कह लीजिए या ये लिंग्विस्टिक हैं। तो ये गाइस कैसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक टर्म यूज करते हैं टबुला रासा। ये जो कहते हैं कि आदमी जो है, आदमी का माइंड जो है टबुला रासा है। इसका मीनिंग है कि वो जो है ब्लैंक स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, यानी वो बिल्कुल कोरा होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल कोरा होता है और आप जो स्लेट पे लिखना चाहें वो लिख सकते हो, यानी वो चाहो उसका जो एनवायरनमेंट है वो जो है उसको कुछ भी बना सकता है। अगर एक बच्चे को जो है एनवायरनमेंट में, यहाँ पे लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, तो वो जो है लैंग्वेज कैसे सीखता है वो उसी से रिलेटेड है, या वो चीज़ों को कैसे एक्वायर करता है उससे रिलेटेड है। तो वो कह रहा है कि जैसा उसके सामने एक्सपीरियंस होता है, यानी वो अपनी सेंसेस को देखता है कि क्या खाने को मिल रहा है, कैसे मेरे घर का माहौल है, क्या उसका जो है मतलब कि अगर जैसे आप ये देखो कि अगर किसी के घर में सभी इंग्लिश बोलते हो, जैसे हम कहते हैं अंग्रेज का बच्चा वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा और क्या बोलेगा, इसी तरह से हमारे घर में अगर जो है कोई हिंदी बोल रहा है, तमिल तेलुगु इस टाइप की लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो डेफिनेटली वो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। यानी जो बच्चा है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो, यानी कि हर चीज़ को जो है वो एनवायरनमेंट से सीखता है, इसलिए इसको ब्लैंक स्लेट बोला गया है। तो उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, सारी चीज़ें उसका जो है वो सेंसेस जो उसकी होती है, ऑब्जर्वेशन जो होता है चारों तरफ का, वो उसको अच्छा या बुरा उसके अंदर जो है वो चीज़ें बनाता है। यानी इननेट कुछ नहीं होता, पैदाइशी कुछ नहीं होता। लेकिन छोटे से पॉइंट पे आके वो जो है एम्पिरिसिस्ट ये मानते हैं कि भाई हाँ थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे को भूख लगना, तो भूख लगेगी तो रोएगा, तो ये इननेट होता है। और एक जरा सा नेचर ये होता है, गुड और इविल का जो है नेचर होता है, यानी थोड़ा बहुत अच्छाई बुराई का थोड़ा बहुत हो सकता है जो गॉड उसको प्रोवाइड करता है या उसकी डेस्टिनी उसको प्रोवाइड करती है। बाकी वो जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी बनता है, वो जो है वो एनवायरनमेंट के या जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अगर मान लीजिए जैसे हम यूँ कह देते हैं, इसका हम सबसे बड़ी एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे हम ये कह देते हैं कि भाई आज के बच्चे जो ना मतलब छोटे छोटे ही फ़ोन चला लेते हैं। एक बात बताइए, जब हम पैदा हुए जब फ़ोन ही नहीं था तो हम फ़ोन कैसे चलाएंगे? यानी हम वो जो है हमारे सेंसेस ने कभी हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया फ़ोन नाम की भी कोई चीज़ है। तो बहुत फ़ोन जो है बहुत बाद में आता है। अब आज का बच्चा पैदा होता है तो उसके सामने फ़ोन पड़े होते हैं, 2-2 3-3 घर में, ये एक नॉर्मल डिवाइस हो गया है। पहले जो है मतलब हम जो कॉलेज में आए
तब जाके, या +2 में थी मैं, तब जाके जो है फ़ोन का हमें सुनने को मिला कि भाई हाँ फ़ोन आएंगे, मोबाइल की जिसको हम, लैंडलाइन तो चलो पहले भी थे, लेकिन क्रांति तो एक टाइम से मोबाइल ने लेके आई है। हर बच्चे के हाथ में फ़ोन क्यों आ गया? क्योंकि उसकी सेंसेस ने वो फ़ोन देखा, तो उसने ऑब्जर्व किया कि मम्मी चला रही है, पापा चला रहे हैं, तो वो क्यों नहीं चलाएगा। तो ये इसके पीछे कंसेप्ट है। एम्पिरिसिस्ट ये कहते हैं कि हम हर चीज़ जो है, तबूला रासा का मतलब ये है कि कोरी स्लेट होना। एक बच्चे में, जैसे वो कहते हैं ना, एक राइटर ने कहा कि फिलोसोफर ने कहा कि आप मुझे एक बच्चा दो, कहोगे तो डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, कहोगे तो क्रिमिनल बना दो। तो कहीं ना कहीं ये वही बात है। तो गाइज अब ये कंसेप्ट था इसके पीछे। अब हम इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये कह रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, कि ह्यूमन माइंड का इन्वेस्टिगेशन करना है। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल सेंस डेटा, रीजन एज ए डिटर्मिनेट ऑफ इंक्वायरी, इनेट लैंग्वेज नॉलेज। तो इसमें जो हमें एक ही ऑप्शन लेना है। तो ये तो पहले ही बोल रहे हैं कि इनेट तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कोई लैंग्वेज आपकी इनेट नहीं है। किसी इंग्लैंड में पैदा हुए बच्चे को गांव में छोड़ दो तो वो जो है पैदा होते ही उधर ले आओ तो वो जो है वहाँ की लैंग्वेज बोलेगा। इनेट तो कुछ होता ही नहीं। अगर जो है हमारे गांव का बच्चा जो है इंग्लैंड में या किसी इंग्लिश कंट्री में भेज दो उसको पैदा होते ही, तो वो कभी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज हो कभी जानेगा भी नहीं। तो इनेट को तो ये टोटली अवॉइड करते हैं। रीजन एज ए डिटर्मिनेट ऑफ इंक्वायरी, कि आप जो है बिल्कुल जो है डिटर्मिनेट होके इंक्वायरी करते हो। तो गाइस ये नेचुरल तरीके से होती है, ये चीज़ें आपके अंदर जो ऑटोमेटिकली और एक नेचुरल तरीके से होती हैं। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास, वैसे तो आप भी समझ गए होंगे अब तक, तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल सेंस डेटा, तो ये इसका जो है आंसर रहेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, ये ह्यूमन माइंड का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ये तो कहते हैं कि माइंड में कुछ होता ही नहीं है, ये तो खाली एक कोरी प्लेट है, स्लेट है, तो उस पर आप जो चाहो लिख दो। तो ये जो है ह्यूमन माइंड का, ये नहीं कहते कि ये टफ चीज़ें याद कर सकता है, कि ईजी याद कर सकता है, किस उम्र में याद करेगा, किस उम्र में याद करेगा, तो ऐसा कुछ ये नहीं इन्वेस्टिगेशन करे। तो इसका जो आंसर रहेगा गाइस सेकंड रहेगा। तो आई थिंक आपको इसका क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, Who among the following represents the global spread of English diagrammatically as 3 concentric circles? तो 3 concentric circle ये क्या है? तो गाइस पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए है क्या ये, फिर इसकी बात करेंगे। ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा राइटर है, फिलोसोफर है, लिंग्विस्टिक है, जिसने जो है सर रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश डायग्रामेटिकली, कि उसने एक टाइप का ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इंग्लिश जो है कितनी यूज होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। तो अपनी तरफ से इसने 3 सर्कल बताए हैं, इन्होंने खुद ही लिखा है 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो वो कौन सा है जिसने ये बताया कि भाई इंग्लिश जो है कहाँ तक फैली हुई है, और उसका एक किस्म से जो है कैटेगराइजेशन किया है इन्होंने। तो उसके बारे में है ये गाइस, ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो है कहाँ कहाँ तक फैली हुई, ग्लोबली कहाँ तक फैली हुई है, ये कैटेगरीज बनाता है। और वो कैटेगरीज सर्कल नाम दिया है उसका, और वो 3 हैं। तो ये जो है, अगर मैं पहले इसके सर्कल बता देती हूँ क्या क्या है, तो ये कैसे बात करता है। तो एक तो इनर सर्कल है, और सेकंड जो है ये जो है आउटर सर्कल की बात करते हैं, और जो है थर्ड जो है द एक्सपेंडिंग सर्कल की बात करते हैं। तो गाइस इसके ऊपर भी क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है कि वो कौन सा राइटर है जिसने ऐसा किया है, लेकिन अगर हमारा डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए इनर सर्कल, वो आउटर सर्कल, यानी वो 3 सर्कल कौन से हैं। तो इनर, आउटर, और जो इन्होंने एक टर्म भी दी है इनके लिए, इनर आउटर को ये जो है नॉर्म प्रोवाइडिंग बोलते हैं, नॉर्म प्रोवाइडिंग, और इसको जो है ये सेकंड सर्कल को जो है नॉर्म डेवलपिंग बोलते हैं। इससे भी आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, याद रखने में इजी रहेगा। और इसको बोलते हैं नॉर्म डिपेंडेंट। तो ये जो है इस तरह से 3 सर्कल इन्होंने दिया। अब ये 3 सर्कल हैं क्या गाइस, तो हम इनकी बात करें तो ये कह रहा है कि इस तरह से इन्होंने इनका क्लासिफिकेशन किया है, कैटेगराइजेशन किया है। इनर सर्कल के अंदर वो लोग आते हैं, वो लोग की बजाय वो कहें वो कंट्रीज आती हैं जिनकी जो है इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, जिनकी मदर टंग है। जैसे आपकी इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, तो ऐसी कंट्रीज जिनकी जो है लैंग्वेज मदर टंग है, तो उसके अंदर इन्होंने जो है इनर सर्कल को डाला है। तो क्योंकि ये बता रहे हैं ग्लोबली जो है इंग्लिश कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और किन किन कंट्रियों में फैली हुई है, तो ये किस्म से उसको डिवाइड करे, डिवीजन कर रहे हैं।
तो इनर सर्कल के अंदर ये वो कंट्रीज को लेते हैं जिन कंट्रीज की जो लैंग्वेज है इंग्लिश जो है उनकी मदर टंग है। आउटर सर्कल के अंदर वो लेते हैं जिसके अंदर जो है, जैसे मैंने अभी कहा, इनर सर्कल के अंदर तो आपका इंग्लैंड आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, जिनकी मदर टंग जो है इंग्लिश है। आउटर सर्कल के अंदर वो लेते हैं जिनकी जो है, जैसे ब्रिटेन हुआ या आपका जो है अमेरिका हुआ, या जो इंग्लिश कंट्री है जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, उनकी वो कॉलोनी रहे हैं। इसमें इंडिया आ जाता है, मलेशिया आ जाता है। तो इस टाइप की कंट्री जिनके जो है ये कॉलोनी रहे हैं, जैसे ब्रिटेन वालों की कॉलोनी रहे, यानी उनकी वो जो है लैंग्वेज मदर टंग थी नहीं, लेकिन इनके आने की वजह से जो है वो जो है सेकेंडरी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज की तरह ट्रीट होने लग गई। जैसे अपने यहाँ जो है इंडिया, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे यहाँ इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हो और इजीली उसको एक्सेप्टेबल है, वो स्वीकार कर ली गई है। तो वो हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन उसको मदर टंग से भी कम दर्जा नहीं है, सेकेंडरी लैंग्वेज बोलते जरूर हैं और लोग उसमें जो है अपने आप को रेपुटेटिव फील करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो ऐसे कंट्री आउटर सर्कल के अंदर आती हैं। थर्ड जो है एक्सपेंडिंग सर्कल, ये इसमें वो कंट्रीज आती हैं जिनकी ना तो मदर टंग है वो जो लैंग्वेज इंग्लिश, और ना ही जो है वो मतलब उनकी कॉलोनी रहे हैं। इसके अंदर वो जो है सर्कल है, लेकिन फिर भी यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। वो इसलिए बोली जाती है क्योंकि उनको जो है इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन करना होता है। तो चाइना है, जापान है, तो वो ये कंट्रीज के अंदर आती हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से बांटा है, इसको डिवीजन किया है गाइस। कुछ लोग इसका डिवीजन जो है जो कैटेगराइजेशन है वो सही बताते हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो हमें खाली यहाँ पे ये बताना था कि इनर सर्कल, यानी हमें ये देखना है कि भाई ये जो कौन से सर्कल होते हैं और कैसे कैसे उन्होंने डिवाइड किया है। तो वो कौन है वो राइटर जिन्होंने ऐसा किया है, वो फिलोसफर या वो लिंग्विस्टिक कौन है, तो बराज बी कैचरू। तो ये जो है ये इन्होंने ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द सर्वे ऑफ इंग्लिश यूसेजेस। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने जो है, जैसे क्रिटिसिज्म तो है ही, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने जो है लिंग्विस्टिक के भी डाले हैं गाइस। जैसे ये क्वेश्चन आया, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं तो मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने इनको डाला, तो क्योंकि इनमें भी समझने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ सर्वे ऑफ इंग्लिश यूसेजेस। तो ये कह रहा है कि किसने किया है ये सर्वे ऑफ इंग्लिश यूसेजेस जो है CEU, ये किसने किया है, उसका फाउंडर कौन है। तो गाइज एक टाइप का ये सर्वे ही है। इसके अंदर जो है इंग्लिश के यूजेस के बारे में बोला है। आपको पता है कि आपके यहाँ जो हमारा UGC नेट है, इसमें एक यूनिट है इंग्लिश हिस्ट्री एवोल्यूशन इस टाइप का है, या फिर जो है उसकी पेडागोजी से रिलेटेड इस टाइप का। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैंने आपको बोला है, जैसे मैंने बताया एक में कि मैंने नेट कैसे क्लियर किया और जो है मैंने उसके लिए बुक्स क्या क्या पढ़ी, तो वो सब मैंने उसमें बताया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। मैंने वहाँ पे बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हल्के हल्के नहीं आते हैं कि भाई जैसे CTET में और इस तरह की चीज़ों में आते हैं, तो उनका क्वेश्चन का लेवल देखो आप कहाँ है। वैसे ये जो है मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने डाल दिए, लेकिन ऐसे मैं क्वेश्चन अलग से भी लूँगी इस वीडियो के बाद, जिसमें हम एक सारे जो है लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन होंगे, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें मोस्टली जो है ये क्वेश्चन ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म के हैं, क्योंकि ये सबसे टफ है। मैंने आपको उसमें ये डिवाइड करके भी बताया हुआ है कि इस 3-4 यूनिट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो है बिगिनर हैं या आपको नहीं पता, पहले एग्जाम नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, तो उसको देखिए, आपको जो है एक क्लियर गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे हम किस पोर्शन को तवज्जो दें, किसको अच्छे से तैयार करें, कैसे तैयार करें। तो हमारा जो है सर्वे ऑफ इंग्लिश यूसेजेस यानी इंग्लिश का यूज, एक टाइप का सर्वे हुआ था गाइस। और ये जो है कन्वर्सेशनल वर्ड्स को इसमें शामिल किया था कि एक जो है अडल्ट मतलब मिलियंस वर्ड बोलता है, मतलब एक जो है जिसकी मदर टंग जो इंग्लिश है वो तो बोलेगा ही गाइस। तो ये कन्वर्सेशनल वर्ड्स के ऊपर सर्वे हुआ था कि नॉर्मली जो है इंग्लिश के कितने वर्ड बोले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक अडल्ट जो है मिलियंस ऑफ वर्ड बोला जाता। तो एक टाइप का सर्वे था ये। और जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दूरम में जो है 1959 के अंदर इसको किया था। बाद में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 1960 में इसको जो है शिफ्ट कर दिया था। और इसके करने वाले हैं आपके जो राइटर हैं वो कौन है, रैंडोल्फ क्वेक। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इसका आंसर है गाइस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म टू लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट। तो ये कह रहा है कि इनमें से दो बताने आपको जो है लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट के बारे में आपको बताते हो। तो गाइज वही है कि सबसे पहले तो आपको ये ही पता होना चाहिए कि लिबरल ह्यूमनिस्ट होता क्या है, किसको कहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इसको जो है पहले समझते हैं गाइस। ये जो है 1800 के अंदर शुरुआत होती है इसकी। लिबरल जो है ह्यूमनिस्ट, जैसा नाम है, लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्री करना, ह्यूमनिस्ट का मतलब है मानव या ह्यूमन बीइंग कह लीजिए। तो 1800 के अंदर इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसका जो पीक का टाइम था वो 1930 to 50 था, इनका पीक का टाइम रहा है। अब तो ये क्या कहता है, इसकी आइडियोलॉजी क्या कहती है, ये कह रहा है कि इसके अंदर जो ये प्रायोरिटी देते हैं, यानी इनका सेंटर पॉइंट क्या है, मैन और उसकी कैपेबिलिटी है। ये कह रहा है कि आदमी और उसके जो है उसकी योग्यता है, उसकी कैपेबिलिटी, वही जो है मेन चीज़ है। तो आदमी के अंदर जो है इतनी कैपेबिलिटी है, उसको किसी तरह के डॉक्ट्राइन में, उसके किसी तरह के जो है बंधन में नहीं बांधने की जरूरत, या ना तो वो रिलीजियस पॉइंट्स व्यू से होना चाहिए, ना वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो आदमी के अंदर जो है, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ भी कर गुजरने की जो है कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये अब क्योंकि हम लैंग्वेज से रिलेटेड कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन भी लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, तो मेन इनका सेंटर पॉइंट तो ह्यूमन और उसकी कैपेबिलिटी ही था। इनके लिए ये कहते हैं कि जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, यानी जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, किसी वर्क को पढ़ रहे हो, तो आपको जो है उस टेक्स्ट को टेक्स्ट के रूप में ही देखना चाहिए। आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ ये दिखाई हमें ये देता है, इसके पीछे शायद जो राइटर है ये थीम लेके चला होगा, ये थीम लेके चला होगा, यानी आपको अंदाजे नहीं लगाने। जो आपकी जो टेक्स्ट है वो जो बोल रही है, आपको उसी को समझना होगा। यानी उसका जो है बिना बात का जुड़ाव कहीं कहीं से ना नहीं करना चाहिए, ना तो उसका ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट लेना चाहिए अपने आप, ना जो है उसका सोशल पॉइंट लेना चाहिए। यानी किसी तरह की चीज़ों के साथ, किसी तरह के कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो टेक्स्ट है, यानी जो वर्क है, उसको वर्क को एज इट इज़ जैसा है उसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अपनी प्रायर नॉलेज नहीं उसमें डालनी चाहिए। प्रायर नॉलेज क्या है कि भी थोड़ी बहुत आपने सुना है तो उसका जो है जैसे अपनी नॉलेज उसमें जोड़ दे। किसी तरह का प्रिजुडाइस नहीं होना चाहिए। प्रिजुडाइस का मतलब यह है कि आप जो है पहले से बाइस्ड नहीं होने चाहिए किसी चीज़ को पढ़ते हुए, यानी बिल्कुल फेयर तरीके से आप पढ़ें जब कोई टेक्स्ट आता है। तो लिबरल ह्यूमनिस्ट का मतलब यह है कि एक आदमी के अंदर जब आप कोई चीज़ को आप, मैंने जैसे कहा ना कि आज के हमारे टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में लिटरेचर की फॉर्म में हमारे पास जो आपकी मूवी है, तो ये कह रहा है कि जब आप मूवी देखने जाते हो ना, तो उस मूवी को मूवी की तरीके से देखो। आप ये देखो कि ये इस मूवी को देख के आपको क्या थीम नजर आता है। तो वो कह रहे हैं कि जो रीडर है या जो ऑडियंस है उसके अंदर जो है कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप जो है अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को डिफाइन कर लेगा। आप उसका ये मत देखो कि ये बनाई किसने है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका राइटर कौन है, नहीं वो तो ऐसी बात बोलता था, शायद ये वो कहना चाहता है या ये कहना चाहता है, तो इन या जो है इसकी आइडियोलॉजी तो इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैच होती है, इसके साथ मैच होती है। तो ये मत देखिए, आप सिर्फ उसका क्रिएशन जो है, जो आपके सामने जो चीज़ आई है उसको लेके चीज़ों को डिफाइन कीजिए। ये जो है इस तरह की चीज़ें बोली हैं इसके अंदर। और जो है मतलब ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन नेचर में मतलब ये कह रहा है कि जब आप कोई क्रिएशन कर रहे हो, कोई टेक्स्ट कर रहे हो, कोई भी कुछ भी क्रिएशन कर रहे हो, तो ह्यूमन नेचर में कॉन्स्टेंटली कैसे चेंज आते हैं या जो है उसमें चेंज आते हैं भी हैं, ह्यूमन बिहेवियर में कैसे चेंज आते हैं वो आप बताइए। वो जो है आप जो है जो भी कोई वर्क कर रहे हैं तो वो जो है ह्यूमन लाइफ की बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि जो है उसको प्रोपेगेंडा की तरह मत शो कीजिए। तो लिबरल ह्यूमनिस्ट ये कहते हैं। और इनके ऊपर अटैक भी हुआ है, अटैक इन द सेंस इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो क्रिटिसिज्म किसने किया, मार्क्सिस्ट ने किया, फेमिनिस्ट ने किया। तो कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा मार्क्सिस्ट कुछ भी एक पोइट्री लिखी जाती है, कोई वर्क लिखा जाता है तो मार्क्सिज्म के लेंसेज से उसको देखते हैं, फेमिनिस्ट उसको फेमिनिज्म के लेंसेज से देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप इस तरह के लेंसेज मत यूज कीजिए। जो वर्क है, जो वर्क कहना चाहता है तो उसके हिसाब से उसको पढ़िए, उसके जो एक टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो जो है एक तो ट्रांसडेंटल होना चाहिए। ट्रांसडेंटल का मीनिंग ये है कि वो जो है जो हमारे एक ह्यूमन बीइंग की जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने डॉक्ट्राइन बनाई हुई है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे वो बहुत परे की चीज़ होती है। एक जो वर्क है इस तरह का होना चाहिए। एक वो जो है एज फ्री होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए। तो इनकी बात हो रहा है, यानी कि आज आपने एक वर्क है तो वो जो है रेलेवेंट होना चाहिए, आगे 20 साल 30 साल बाद 50 साल बाद भी कोई उसको पढ़े तो रेलेवेंट होना चाहिए। यानी आप जो है ह्यूमन लाइफ की बात कीजिए
तो जैसे इसमें ये एग्जाम्पल देते हैं, एक तो जो है दांते हैं उनका जो वर्क है डिवाइन कॉमेडी, वो उसका एग्जाम्पल देते हैं। जो आपका जॉन मिल्टन है पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट को ये कह रहे हैं कि किसी भी एज में पढ़ लो। शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो कह रहे हैं कि उसमें जो है आपको जो ह्यूमन जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं या डेफिशिएंसी होती हैं या जो है उसकी कैपेबिलिटी होती है वो जो है हर एज में रेलेवेंट है। चाहे आप अब पढ़ लीजिए शेक्सपियर ने जो कब लिखा था हैमलेट या जॉन मिल्टन ने कब लिखा था, तो आप कभी भी पढ़ेंगे तो वो एजलेस हैं, टाइमलेस हैं वो। तो लिबरल ह्यूमनिस्ट ये कहता है। अब इसके जो है आई थिंक आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम इसका जो है ऑप्शन ले लेते हैं। आई थिंक आप जो है खुद भी सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, लिटरेचर ट्रांसडेंड्स द लिमिट्स ऑफ द एज ऑफ इट्स ओरिजिन एंड सो इज टाइमलेस। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक पॉइंट तो आपको। लिटरेचर इज अनटच्ड बाय द एसेंशियल ह्यूमन नेचर विच इज अनचेंजिंग। और जो है एक बार देख लेते पूरा, लिटरेचर इज डिवोइड ऑफ एनी पर्पस टू एनहेंस लाइफ और प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यू। आइडेंटिटी इज अ यूनिक एसेंस अनअफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो गाइस यहाँ पे जो है तो ऑप्शन क्या है हमारे, ए है, सी है, बी सी, ए डी, बी डी। तो पहले एक बार देख लेते हैं, यानी इस तरह के हमारा डबल जो ऑप्शन हमें लेना होगा। तो एक तो है ये कह रहा है कि लिटरेचर ट्रांसेंडेंट्स द लिमिट्स ऑफ द एज। ये कह रहा है कि जो लिमिट की एज की जो लिमिट होती है उससे परे होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया पैराडाइज लॉस्ट का या हैमलेट का, जो तो हमारा जो है फर्स्ट ये एक तो ये ऑप्शन में आ जाएगा ए। और उसके बाद ये कह रहा है अनटच्ड बाय एसेंशियल ह्यूमन नेचर विच इज अनचेंजिंग। तो ये अनटच्ड होगा तो कैसे काम चलेगा, तो वो बिहेवियर में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, अनचेंजिंग आ रही हैं, वो जो है जो कभी ना चेंज होने वाले जो मेन चीज़ें होती है ह्यूमन नेचर के अंदर, वो अनटच्ड होगा। तो ये इसका मतलब ह्यूमन नेचर की बात नहीं कर रहा, तो ये तो हम नहीं ले सकते। लिटरेचर इज डिवोइड ऑफ एनी पर्पस। डिवोइड का मतलब एक टाइप का अवॉइड टाइप ही होता है ये, कि उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन लाइफ को एनहेंस करने वाला, ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करने वाला नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। आइडेंटिटी इज अ यूनिक एसेंस अनअफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। ये कह रहा है कि जो कोई भी यूनिक चीज़ें होती हैं उनकी जो पहचान होती है वो जो है एनवायरनमेंट से और सोसाइटी से अनअफेक्टेड होती है, यानी तभी तो वो टाइमलेस बनेगा। भाई आज की सोसाइटी कैसी है और 50 साल बाद जो है सोसाइटी कैसी होगी, लेकिन वो हर एज में जो है रेलेवेंट होगा। तो हमारे पास जो आंसर बन रहे हैं वो ए और डी बन रहा है। तो जो है अब ले लेते हैं हमारे पास आगे ऑप्शन क्या है, इसका जो आंसर रहेगा ए एंड डी। तो क्लियर होगा आपको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which two of the following are highlighted in relation to specific historical moment by Stephen Greenwald। तो इन्होंने खुद ही नाम दिया है गाइस कि आप जो है अगर आपको जो है स्टीफन ग्रीनवॉल्ड की थ्योरी का पता है, हिस्टोरिकल मोमेंट भी बोला है, तो इन्होंने एक टर्म दी है या एक न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो ये इनकी टर्म है एक टाइप की, न्यू हिस्टोरिसिज्म। अब ये न्यू हिस्टोरिसिज्म में अगर आपको पता है क्या है और स्टीफन ग्रीनवॉल्ड के अकॉर्डिंग, तो ये आप ऑप्शन निकाल जाएंगे। अब ये क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, पहले हम जो है हिस्टोरिशियन जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, न्यू को छोड़ देते हैं क्योंकि इन्होंने तो ये कंसेप्ट दिया था। तो जो ये कह रहे हैं कि हिस्टोरिस्ट क्या होते हैं, यानी जो हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं वो क्या होता है। हिस्टोरिस्ट ये कहते हैं कि भाई जो हिस्ट्री जो लिखी जाती है, हम हिस्ट्री एक सेपरेट वे से लिखी जाती है, उसके अंदर जो है आपका लिटरेचर, यानी हमारा जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसके अंदर लिटरेचर इनडायरेक्टली आ जाता है। वो मतलब कि हम जो है हमारा पूरा, यानी एक ये हिस्ट्री को जो है कह सकते हो आप, हिस्ट्री को लिटरेचर से अलग मानते हैं कि वो बाई चांस आ जाए तो आ जाए, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हिस्ट्री अपना काम करती है। और जो आपके न्यू क्रिटिक्स होते हैं, यानी दो हैं न्यू क्रिटिक्स, ये कहते हैं या क्रिटिसिज्म कह लीजिए, न्यू क्रिटिसिज्म वाले ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट है उसका जो है हिस्ट्री पे, पास्ट पे, प्रेजेंट पे किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो है एक अपने आप में ऑटोनोमस है, यानी ये दो विचारधाराएं हैं। हिस्ट्री अलग चीज़ है, इसका लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। जो पास्ट में हिस्ट्री लिखने वाले हैं वो ये कहते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि टेक्स्ट के ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपने आप में जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस चीज़ है।
लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहता है कि भाई इन दोनों का मिक्सचर है। कह रहा है कि हिस्ट्री लिख रहे हो तो टेक्स्ट अपने आप आ जाते हैं, यानी लिटरेचर अपने आप आ जाता है, और जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री अपने आप आ जाती है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट नेगेटिव भी पड़ता है और पॉजिटिव भी पड़ता है। तो गाइस ये क्या कहना चाहता है, अब हम इसी की बात कर लेते हैं। यानी इन्होंने इन दो जो आइडियोलॉजी जो डिफरेंट डिफरेंट थी उनका मिक्सचर दिया है, उसी को नाम दिया है न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म। अब ये न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है, ये कहता है कि कोई अगर हिस्ट्री के बारे में कुछ लिख रहा है, यानी हिस्ट्री की कोई बुक लिख रहा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझाती हूँ। ये कह रहा है कोई हिस्ट्री की बुक लिख रहा है, यानी कोई राजा महाराजा की आपने कोई बुक पढ़ी, आपने जो है बाद की हिस्ट्री पढ़ी, तो क्या वो ये नहीं बताएगा कि इस टाइम पे ये लिटरेचर था, भाई उर्दू भाषा लिखी जाती थी, फारसी में चीज़ें लिखी जाती थी, लोग जो है कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, क्या पहनावा होता था। जब हिस्ट्री लिख रहा है तो लैंग्वेज क्या छूट जाएगी, और उस टाइम पे जो है कौन कौन से जो है राइटर हुए हैं, उन्होंने क्या क्या वर्क लिखे, उनका थीम क्या रहा, क्या वो जो है मतलब कि जैसे हमें कैसे पता चला कि भाई एलिजाबेथन जो है इस टाइप का लिखते थे, या रोमांटिक पीरियड वाले ऐसा लिखते थे। तो ये जैसे हमने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा है तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, साथ में जो है हमारा लिटरेचर चलता है, और लिटरेचर जब आप पढ़ते हो तो हिस्ट्री साथ में पढ़ते हो, और हिस्ट्री पढ़ते हो तो लिटरेचर साथ में चलते हैं। तो ये अपोजिट चीज़ें नहीं है, ये एक ही बात है दोनों के दोनों, यानी और जब दोनों एक ही बात हैं तो सीधी सी बात है इन चीज़ों का इफेक्ट भी पड़ता है। इफेक्ट कैसे पड़ेगा, अब जैसे यही ले लीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा ये चीज़ें तो एक ही हैं लगभग, लेकिन जैसे नाम अलग अलग आ जाते हैं, इनके क्वेश्चनिंग अलग अलग हो जाती है गाइस। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे कोई राजा महाराजा है, भाई कोई अगर जो है हिंदू राजा है, सीधी सी बात लेते हैं, जैसे कोई हिंदू राजा है तो वो जो हिस्ट्री वाले हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो आपके राजा के खिलाफ तो जाएंगे नहीं, तो उस राजा के फेवर की चीज़ें, जो राजा की जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। और अगर जो है कोई मतलब जैसे अगर हम वहाँ पे बात करें, अपने ही कंट्री की बात करें, तो कोई मुस्लिम राजा रहा होगा, तो वो जो उस टाइम के हिस्ट्री वाले लोग थे जो हिस्ट्री लिखते थे, वो उस मुस्लिम राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे। तो वो क्या करें कि वो ऐसी बातें लिखेंगे जो उसको पसंद है, जो यानी वही फैशन चलेगा, वही चीज़ें प्रमोट होंगी, जो हमारा जो है जो राजा है या जो किंग है, जो भी जिसकी जो पावर में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती हैं। और जो आम जनता है वो खाली उनको फॉलो करते हैं, वो आइडियोलॉजी चलाते हैं और आम जनता उसको फॉलो करती है। यानी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस टाइम पे लिटरेचर क्या था, और लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो है उस टाइम का राजा कौन होगा, जब ये चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसी आइडियोलॉजी लिखी गई है। तो गाइज इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि भाई क्या कोई चीज़ जो है, यानी कोई चीज़ जो है बनती कैसे है, यानी कोई चीज़ बन रही है, कोई आर्ट की कोई चीज़ बनी। मैंने जैसे कहा कि आज के सिनेरियो में हम मूवी को ले लेते हैं, तो क्या मूवी जब कोई बना रहा है, क्या वो उस राजा के खिलाफ जा सकता है? नहीं जा सकता। उसकी आइडियोलॉजी साथ में मिलाएगा उसके अंदर, तो वो उसकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर देगा। अब आइडियोलॉजी को उसमें जो है या जो फैशन है या जो चीज़ें हैं वो जो उसके अंदर प्रमोट करेगा, क्योंकि उसको पावर ऐसा चाहती है। तो इससे क्या होगा कि वो जो है किसी भी चीज़ का जो मीनिंग है वो उसका प्रोड्यूस किया जाता है, वो जो है अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं पैदा होता, वो उसके लिए ऐसा सोशल एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है जिससे वो जो है वो चीज़ें जो है वो फ्रंट में आ जाए। अब जो है फिर फ्रंट में आ गई हैं, अब वो जो किंग है, राजा है, जो भी है, उसकी आइडियोलॉजी को स्प्रेड आउट करना है। अब स्प्रेड आउट कैसे करेंगे भाई, मूवी के थ्रू करेंगे, फिर जो है चर्च बनेंगे, मंदिर बनेंगे, या फिर जो है मस्जिद बननी शुरू हो जाएंगी, दूसरों की चीज़ें टूटनी शुरू हो जाएंगी, तो जो अपोजिट चीज़ें होती हैं उसकी तरफ, तो इस तरीके से सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो कोई भी आर्ट की फॉर्म होती है वो जो है मैनिपुलेटेड होती है। जो है स्टीफन ग्रीनवॉल्ड क्या कहना चाहता है कि ये मैनिपुलेटेड होती है, ना तो आर्ट ही पूरी तरह से प्योर है, ना ही हिस्ट्री ही प्योर है, दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट करती है। तो ये इसके अंदर थीम लिया गया है। तो अब हम जो है इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि किन दो चीज़ों को वो हाईलाइट करता है, हिस्टोरिकल मोमेंट के जो है उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है किन चीज़ों को हाईलाइट करता है। क्राइसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग का क्राइसिस होता है? नहीं होता, मीनिंग का कोई क्राइसिस नहीं है, मीनिंग जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये है इसका एक ऑप्शन तो हमें मिल गया, प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग, यानी
किसी भी चीज का, कला का जो मीनिंग है, यानी वो जैसे आपके सामने आती है वो एक प्रॉपर वे से प्री प्लान्ड तरीके से आती है, और वो आप जो है उसको मतलब कि वो ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से आई है, उसको क्रिएट किया गया है, तो प्रोडक्शन होता है। फिर उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, उस मीनिंग का सर्कुलेशन होता है, यानी वो फैलानी कैसे है, तो फैलाएंगे तो वो तरीके बताए, भाई जो है चर्च वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे, मस्जिद मंदिर इस तरह की चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी, उस आइडियोलॉजी को स्प्रेड आउट किया जाता है, तो सर्कुलेशन यही होता है। तो इसका जो आंसर है बी और सी में बनेगा। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, बी और सी है क्या हमारे पास, तो बी और सी में जो है गाइस हमारे पास है सेकंड आंसर। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। गाइज ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में नेट के अंदर बहुत आते हैं, और ये जो है अगर हमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप इसके ऑप्शन देखेंगे ना, इसमें ऑप्शन आपका कुछ अंदाजा नहीं है। जिसको ये अच्छे से क्लियर है, जो पॉइंट आपके सामने है, अगर इसका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि पहले मैं आपको इनके ऑप्शन दिखाती हूँ, ये क्या है, मतलब अंदाजे का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप यहाँ अंदाजे लगा लें। जैसे ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर जो है रीजनिंग ये होती है कि आप जो है ये कह रहा है कि ए और आर जो है दोनों सही हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि। बी कह रहा है ए आर बोथ ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो ये कह रहा है कि दोनों ठीक है, लेकिन इसमें कितना माइनर है, यानी आपको बिल्कुल जो है डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपके टॉपिक की, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और ऐसे एक दो नहीं आते, 6-6, 7-7 आ जाते हैं। और एग्जाम में, नेट के एग्जाम में 6-7 आने का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो अफेक्ट हो सकता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। तो आपको जो है कंसेप्ट क्लियर करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर है थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कहीं से ऑप्शन से आप आइडिया ही नहीं लगा सकते। जरा सी मिस्टेक और आपका नंबर गया, और एक नहीं 2 नंबर जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो पहले हम अपना समझ लेते हैं क्या है, फिर देखेंगे इसकी। ये वैसे तो फर्स्ट पेपर में भी आते हैं गाइज, फर्स्ट में भी आते हैं। बस इसका ये तो है, इनका कोई तरीका नहीं होता है, इनका बस एक ही तरीका है। इनका एक तरीका है कि आपको आपके टॉपिक की डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले असर्शन पढ़ते हैं क्या है। पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव, असर्शन क्या कहती है, पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स फोकस ऑन द इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सचुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। देखो गाइस, इनकी लैंग्वेज ही देखिए आप, मतलब कैसे हैवी से वर्ड यूज करते हैं। अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सचुअलिटी, यानी आपको टेक्सचुअलिटी का मीनिंग पता, सब्जेक्टिविटी यानी सिंपल लैंग्वेज नहीं लिखी जाती। तो ये कह रहा है कि पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव फोकस ऑन, जो पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव है किस पे फोकस करते हैं, इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर, कि भाई जो है टेक्सचुअलिटी और सब्जेक्टिविटी का जो है अनस्टेबल नेचर होता है और इनडिटर्मिनेट होता है, इस चीज़ पे फोकस करते हैं। फिर आगे कह रहा है, इसका रीजन बता रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव एक्ट्स रिगार्ड नैरेटिव एंड कैरेक्टर एज टेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग एंड आइडेंटिटी। तो ये कह रहा है कि जो पोस्ट मॉडर्न जो नैरेटिव एक्ट होते हैं वो जो है, वो जो रिगार्ड्स नैरेटिव और कैरेक्टर्स, ये जो है टेंटेटिव होते हैं, टेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके, राइटिंग के और आइडेंटिटी के, यानी ये परमानेंट चीज़ नहीं होती। टेंटेटिव का आपको पता ही है, टेंटेटिव कहते हैं, कई बार एग्जाम की डेट कहते हैं टेंटेटिव आई है, यानी वो फिक्स नहीं है। तो ये है गाइस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है और इसके अंदर कैसे कैसे वर्क लिखे गए हैं। तो गाइस मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निज्म थोड़ा सा ले लेते हैं एक बार, मोटा मोटा सा। देखो मॉडर्न के अंदर क्या होता है, मॉडर्न थीम्स के अंदर पहले तो इसी को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसी का आगे है एक कदम बढ़ना, और थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी है। तो मॉडर्न के अंदर जो है किसी टाइप का भी कोई भी थीम आए, जैसे आपने देखा होगा पहले एलिजाबेथन एज आते हैं उसमें एक टाइप का लिखा जाता है, फिर रोमांटिक एज में एक टाइप का लिखा जाता है, फिर जो है आपका न्यू क्लासिकल आता है उसमें अलग तरह का लिखा जाता है, फिर विक्टोरियन में अलग तरह का जाता है। जब मॉडर्न आता है, मॉडर्न टाइम पीरियड आता है, तो कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं चलता, जिसका जो मन करता है वो लिख रहा होता है।
फिर जो है उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आता है। तो पोस्ट मॉडर्न के अंदर जो है और भी मतलब कि उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर थीम पे, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे नहीं लिखा जाता। कोई मार्क्सिज्म के ऊपर लिख रहा है, कोई फेमिनिज्म के ऊपर लिख रहा है, कोई जो है अनकॉन्शियस जो चीज़ें हैं उनके बारे में लिख रहा है। तो जिसका जो मन कर रहा है वो सब लिख रहा है और सारी चीज़ें चल भी रही कि जैसे आज की मूवी देख लो, हम भी मॉडर्न ईरा में हैं और हर ईरा मॉडर्न होता है, पोस्ट मॉडर्न कह लीजिए, मॉडर्न कह लीजिए, यानी जहाँ पे आप कभी देशभक्ति की फिल्में भी जो है मतलब गारंटी किसी चीज़ की नहीं है कि कौन सी चीज़ें सक्सेस होंगी, कौन सी फ्लॉप हो जाए। तो कभी किसी पे थीम आ रहा है, कभी जो है पेट्रोटिज्म पे लिखा जाए मूवी आ रही है, कभी जो है आपके वल्गैरिटी भी पूरी सौंपी जा रही है तो उसको भी लोग पसंद करें। कश्मीर फाइल जैसी मूवी जो है बड़ी सक्सेस हो जाती है छोटे बजट की, तो सक्सेस होने की क्या गारंटी है। एक टाइम ऐसा था कि भाई आप जो है पारिवारिक फिल्में बनाओ, वो ज़्यादा सफल होती थी, तो वो दौर चला गया। फिर ये कहा कि भाई आप जो है पेट्रोटिज्म के, आर्मी के ऊपर बनाओ, वो ज़्यादा सफल होती है। यानी उनको लगता था कि ये जो है एक मतलब कि हथियार है, ये चीज़ यूज़ करेंगे तो सफल होगा। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन सी चीज़, कौन सी मूवी, कौन से थीम की सक्सेस हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो एक टाइप ये है, पोस्ट मॉडर्न यही होता है। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी मॉडर्न का ही आगे वर्जन है, आगे बढ़ाया गया है पोस्ट मॉडर्न के अंदर। अब थोड़ा सा जो दोनों के अंदर डिफरेंस है, मॉडर्न के अंदर और पोस्ट मॉडर्न के अंदर, वो डिफरेंस क्या है। मॉडर्न के अंदर जो है चीज़ जो फ्रेगमेंटेशन आया है, वो जो बिखराव आया थोड़ा सा, उसको जो है उसको ट्रेजेडी माना गया है कि वो सोसाइटी में गलत है। ऑर्डर होना चाहिए हर चीज़ का, एक चीज़ें जो है सलीके से होनी चाहिए। तो वेस्टलैंड आता है टी.एस. एलियट का, तो उसमें कह रहे हैं कि धरती बंजर हो गई है, रिलेशन खराब हो गए हैं आपस में, जो आपने पढ़ा होगा वेस्टलैंड। तो वो मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर आता है। तो लेकिन पोस्ट मॉडर्न के अंदर जो है इन चीज़ों को मान रहे हैं कि भाई जो है इस जो फ्रेगमेंटेशन होता है या जो है बिखराव होता है, डिसऑर्डर, ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, डिसऑर्डर ही होता है हर जगह। तो ये उसको जो है सोसाइटी के लिए अच्छा मान रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि एक नेचुरल पार्ट है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। ये कह रहे हैं सिग्निफायर, जैसे ये थोड़ा सा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की तरफ जाते हैं। जैसे ससेरे जो है उनका एक टर्म आती है कि सिग्निफायर का जो है सिग्निफाइड होता ही होता है, यानी हर वर्ड का एक कंसेप्ट होता है। लेकिन फिर आगे जो है आगे उनका डिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि भाई हर सिग्निफायर का एक सिग्निफाइड होता है और सिग्निफाइड के अलग सिग्निफायर होते हैं। तो गाइस ये टर्म मैं आगे नहीं इसको डिस्कस करना चाहती क्योंकि आप उलझ जाएंगे अगर आपको नहीं पता। तो मैं इस पे ही आ जाती हूँ वापस। तो ये क्या कह रहा है कि भाई पोस्ट मॉडर्न के अंदर जो है चीज़ें बिखराव में ज़्यादा हैं और जो है उनको जो है लाइक किया गया है, उनको पसंद किया गया है। तो यहाँ जो है अब इसका जो है देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ इस ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे असर्शन क्या कहता है, पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स फोकस ऑन द इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सचुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब यही है कि जो इंडिविजुअल है, और टेक्सचुअलिटी का मतलब यही है गाइस कि भाई जो उसने वर्क लिखा है। तो ये कह रहा है कि जो टेक्सचुअलिटी और सब्जेक्टिविटी है वो पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव किस पे फोकस करता है कि भाई वो प्रीप्लान्ड होके नहीं लिखते, डिटर्मिनेट होके नहीं लिखते कि हाँ इस पे लिखना है, ये ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड कुछ नहीं होता यहाँ, जिसका जो दिल करता है उसी पे लिख। और जो है अनस्टेबल का मतलब है कि भाई वो जो है वो चीज़ स्थिर नहीं है। और जो है रीजन, अब तो ये बात तो ठीक हो गई। अब पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव एक्ट्स रिगार्ड नैरेटिव्स एंड कैरेक्टर एज टेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन। तो डेफिनेटली वो जो है जो यूज़ किए जाते हैं नैरेटिव्स में, नैरेटिव्स और जो कैरेक्टर होते हैं वो राइटिंग के और आइडेंटिटी के क्या हैं, टेंटेटिव है, वो परमानेंट जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। तो गाइज जैसे हमने अब जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने डिटेल से स्टडी किया। अब जो इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट रहेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो है ये इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, और ये जो है क्या है, अब देखो इसमें भी आपको क्लियर पता होना चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1, न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टिपुलेट्स दैट टेलियोलॉजिकल कोनोटेशन ऑफ हिस्ट्री हैव टू बी एस्च्यूड।
तो ये कह रहा है कि जो देखो अब ये जो है दोनों स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे भी न्यू हिस्टोरिसिज्म है, यहाँ पे भी जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म है। यानी ये आपको जो है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में स्टीफन ग्रीनवाल्ड का जो हमने थ्योरी पढ़ी थी न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो कमाल की बात है ये देखो कि वहाँ पे सिर्फ ये पूछा ये थ्योरी किसने दी है, या जो है थोड़ा बहुत वो जो है क्वेश्चन था रिलेटेड उससे, लेकिन इसी क्वेश्चन में उसकी डिटेल आ गई है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो डिटेल वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी सोल्व हो सकता है। तो हमने अब जो है इसके अंदर इस सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, न्यू हिस्टोरिसिज्म नाइदर डिनाइज नॉर एक्सेप्ट द टोटलाइजिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो गाइस न्यू हिस्टोरिसिज्म को पढ़ा है गाइस कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या होता है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट ये कहते हैं, जैसे वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन थोड़ा बहुत अब दोबारा से ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है कि ना तो जो है हिस्ट्री जो है सेपरेट है और ना ही लिटरेचर जो है सेपरेट है। लिटरेचर के ऊपर जो है हिस्ट्री का इफेक्ट टोटल पड़ता है और जो है हिस्ट्री लिटरेचर के ऊपर हिस्ट्री का, दोनों जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म का यही जो एक उनकी आइडियोलॉजी है कि भाई दोनों चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर की के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, और लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें उस टाइम पे जो क्या क्या क्रिटिक्स हुए, क्या क्या जो है लिटरेरी पर्सन हुए, उन सब के बारे में भी पता चलेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले ले लिया था इसकी एक्सप्लेनेशन को, तो अब सीधा हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो गाइस ये क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टिपुलेट्स दैट टेलियोलॉजिकल कॉनोटेशन ऑफ हिस्ट्री हैव टू बी एस्यूड। तो जो हिस्ट्री का जो ऐसा एक हिस्ट्री इस तरीके से लिखी जाती है, टेलियोलॉजिकल कॉनोटेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को जो है उसके पर्पज से डिस्क्राइब करना, ना कि कोज से। यानी कोई चीज़ जो है क्यों बनी है उसका कारण नहीं ढूंढना, वो उसका उद्देश्य क्या है उस चीज़ से। तो उस चीज़ को जो है जो ये बढ़ाती है न्यू हिस्टोरिसिज्म, यानी हिस्ट्री के इस पॉइंट को उसको जो है एस्यूड कर देना चाहिए, यानी उसको अवॉइड कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। यानी ये कह रही है कि हिस्ट्री का जो कोनोटेशन है, टेलियोलॉजिकल कोनोटेशन है, उसको जो है हटा देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट न्यू हिस्टोरिसिज्म नाइदर डिनाइज। ये कह रहा है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म ना तो पूरी तरीके से डिनाई करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं किस चीज़ को, टोटलाइजिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, कि ना तो उसको अपना रहे हैं ना उसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। क्लियरली कुछ नहीं बताते कि जो हिस्टोरिकल इवेंट है उनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या जो है उसको पूरी तरह से ना तो मतलब कंप्लीटली ना नकार रहे हैं ना उसको अपना रहे हैं। तो गाइज अब हम इसकी बात करते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म तो ये हिस्टोरिसिस्ट तो ये कहते हैं कि भाई दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है। ना हिस्ट्री जो है पूरी तरह से सच बताती है, जैसे मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर टाइम का जो राजा है या फिर जो है वो भी जो भी रूलिंग पार्टी के अंदर है उसके ऊपर वो जो है उसके अकॉर्डिंग ही हिस्ट्री लिखी जाती है। और अगर हिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग लिखी जा रही है यानी हिस्ट्री जो है सच को छुपाती है। वो जो उस टाइम पे वो टॉर्चर किया है किसी का उसने, या जो हम किलिंग की है, तो उन चीज़ों को छुपाया जाता है क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ नहीं लिखेगा। तो हिस्ट्री जो है ये कह रहा है कि वो जो है टेलियोलॉजिकल कोनोटेशन दे नहीं सकती है, इस चीज़ को अवॉइड कर देना चाहिए। यानी कि वो जो है एक जो एक्चुअल रियलिटी है वो नहीं बताती है, सिर्फ वो उद्देश्य बताती है, वो किस वजह से कारण है वो उसके ऊपर बात नहीं करती है। तो इस पॉइंट को टोटली हटा देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है। अब ये कह रहा है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है पूरी तरह से डिनाई नहीं करती है, ना तो डिनाई करती है ना एक्सेप्ट करती है। तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करती है गाइस कि जो हमारी जो पास्ट इवेंट है उनका लिटरेचर के ऊपर, यानी हिस्ट्री का लिटरेचर के ऊपर, लिटरेचर का हिस्ट्री के ऊपर, दोनों का एक दूसरे के ऊपर टोटल इफेक्ट पड़ता है। तो वो डिनाई नहीं करती, वो एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को। तो हमारा जो है ये यानी स्टेटमेंट फर्स्ट ये तो जो है ट्रू है और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो गाइज इस तरह के डिटेल के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 12th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव बिलीव्ड दैट द पर्सियन गल्फ वॉर नेवर हैपेंड। ये कह रहा है कि इसमें से वो कौन सा है, वो कौन है जो इस बात में बिलीव करता है कि पर्शियन गल्फ वॉर हुआ ही नहीं था। तो नीचे राइटर के नाम दिए हैं, बुआमिन है, जीन बाउदलियर है, जैकेस डरेडा है, जर्गन हैबरमास है। तो ये जो है इस तरह के जो राइटर के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा जो है इस तरह का बिलीव करता है कि गल्फ वार जो है हुआ ही नहीं थे, ये इस तरह के कोर वॉर हुए ही नहीं थे। तो गाइज इसका जो है
क्या कौन क्या है इसकी बात थोड़ी सी हम बाद में करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को बड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन हम इसके पीछे इसकी जो आइडियोलॉजी है इससे आने वाला एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सोल्व होगा हमारा। एक वर्ड है हमारे पास सिम्युलेक्रम। ये सिम्युलेक्रम जो है किसकी टर्म है जी, ये बाउदलियर की जो है टर्म है, बाउदलियर ने दिया। सिम्युलेक्रम या सिम्युलेक्रा होता क्या है, तो गाइस ये कहता है कि फेक रियलिटी जो होती है, फेक रियलिटी, अब ये रियलिटी भी कह रहा है लेकिन ये फेक कह रहा है, तो फेक रियलिटी को जो है सिम्युलेक्रा या सिम्युलेक्रम की जो है ये एक टर्म देता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कह रहा है कि जो इसको आप जो है क्रिटिसिज्म के पार्ट में ले सकते हो या कल्चरल स्टडी के पार्ट में भी ले सकते हो। यानी आप ये समझ सकते हो कि इस तरह के जो है हर पॉइंट के अंदर, चाहे वो हमारा कल्चरल स्टडी हो, चाहे हमारा इंग्लिश से रिलेटेड हो, पेडागोजी से रिलेटेड हो, या फिर क्रिटिसिज्म हो, कितने डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं। तो सिम्युलेक्रम होता क्या है, सिम्युलेक्रा है क्या क्या चीज़, तो जैसे मैंने लिखा कि फेक रियलिटी होती है, तो फेक रियलिटी इन द सेंस क्या है, ये कह रहा है कि जो आज का जो प्रेजेंट टाइम है, यानी बाउदलियर ये कहता है कि जो आज का प्रेजेंट टाइम है यहाँ चीज़ें प्रोडक्ट नहीं होती हैं, यहाँ जो है पब्लिसिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, यानी सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान है, चीज़ें प्रोडक्शन की तरफ नहीं होता, यानी चीज़ें प्रोडक्ट नहीं होती हैं, सिर्फ उसका जो है सेलिंग की जाती है। जैसे आप इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह सकते हो कि चीज़ों को किस तरह से जो है हमारे सामने पेश किया जाता है, और जो है वही सिम्युलेक्रा है जिसको आप एक, अगर आपको ये नहीं पता तो यानी फेक रियलिटी का मतलब क्या होता है कि रियलिटी है लेकिन फेक है। तो इसका एक सिंपल सा जो एग्जांपल मैं दे सकती हूँ वो ये है, जैसे पायलट की ट्रेनिंग होती है गाइज, तो पायलट को जो ट्रेनिंग होती है वो सिम्युलेक्रम वे में होती है, यानी उसके सामने जो है, अब देखो कोई जो है ट्रेनी पायलट है, अब उसको जो है एकदम से प्लेन दे नहीं सकते, उसको जो है मतलब कि स्काई में उसको भेज नहीं सकते, क्योंकि अभी जो है वो ट्रेनी है। तो अब जो है उसके लिए क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन की क्रिएट की जाती है एक रूम के अंदर ही, जैसे उसको बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट लगता है जब उसके अंदर जाता है कि वो सच में जो है आकाश में है या स्काई के अंदर जो है अपना प्लेन उड़ा रहा है। वही सारा सिस्टम होता है जो उसके कंप्यूटर से ये सब क्रिएट किया जाता है, और उसके सामने नज़रों के सामने भी जो है मतलब कि वो चांद तारे सब कुछ दिखाई देता है, यानी बिल्कुल यूनिवर्स की जो है वो पिक्चर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद वो ये फील करने लग जाता है कि मैं जो है स्काई के अंदर हूँ, और वो यानी उसको रियलिटी का एहसास करवाते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो अपनी सीट पे बैठा है, एक रूम के अंदर ये सब क्रिएट किया जाता है। तो वो सिम्युलेक्रा होता है, यानी वो फेक रियलिटी है। एक्चुअल में वो फेक क्या, उसको सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आता है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि एकदम से ट्रेन को वहाँ भेज नहीं सकते, तो उसका सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है। तो ये सिम्युलेक्रा आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। अब यहाँ पे यानी ये वर्ड आपको क्लियर हो, जैसे कोई भी है ड्राइवर वगैरह, उनको एकदम से, जैसे बस ड्राइवर है या फिर आप किसी तरह ट्रेन वाला है, तो उसको एकदम ऐसे पकड़ा नहीं सकते कि भाई जहाँ चला जा, क्योंकि उसके हाथ में बहुत लोगों की लाइफ है। तो जैसे मैंने पायलट का एग्जांपल दिया, वो सबसे डेंजरस चीज़ है उसके लिए भी और जो है दूसरे लोगों के लिए भी। तो अगर वो परफेक्ट नहीं है तो एकदम से उसको ये नहीं कि आप वहाँ जाओ। तो मेरे कहने का आई थिंक मतलब क्लियर समझ गए होंगे सिम्युलेक्रा होता क्या है। फेक रियलिटी क्या है, यानी एक टाइप से क्रिएट की जाती है, वो होती नहीं है। तो अब जो है बाउदलियर क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि जो हमारा आज का प्रेजेंट का जो मीडिया है वो क्या कर रहा है कि चीज़ें होती नहीं है एक्चुअल में, और उनको जो हम मीडिया उसको पब्लिसाइजिंग इतना ज़्यादा करता है, उसको जो उसकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें जो हमें नहीं होते हुए भी हमारे सामने आ जाती हैं। यानी वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई है, उनका प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है कहीं पे, वो सिर्फ जो है हमारे तक पहुँचा दी गई है, सेलिंग कर दी गई है। तो इसी के साथ मिलती जुलती एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा। तो सिम्युलेक्रा का मतलब ये होता है कि आप जब है, जैसे आप जो है मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो जो मिरर में इमेज है वो आपका सिम्युलेक्रा है, आप हो नहीं वहाँ पे, आप जो है उसको कैसे भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वो तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो सिर्फ आपकी पिक्चर है एक किस्म से। लेकिन जो बाहर आप एक्टिंग करोगे, हाथ पैर हिलाओगे, जैसा भी करोगे, वो अंदर वैसा ही दिखाई देगा, यानी वो जो है फेक रियलिटी है। तो ये जो आज की दुनिया जो है कैपिटलिज्म की, जो कंज्यूमर कैपिटलिज्म की जो दुनिया है, वहाँ चीज़ें जो है क्रिएट की जा रही हैं, प्रोड्यूस नहीं की जा रही है, और हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है सिम्युलेक्रा है। यानी सबसे ज़्यादा ब्लेम ये जो है मीडिया को देते हैं कि मीडिया जो है हमारा, जैसे टीवी का जो हमारा जो है डिजिटल मीडिया है, वो जो है चीज़ों को क्रिएट करा। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कई बार क्या होता है कि छोटी सी इवेंट हो जाती है और आगे से आगे जो है इतना जो है उसको स्प्रेड आउट कर दिया जाता है, और फिर बड़ी कोई जो है दुर्घटना या घटना हो जाती है। तो वो क्या है कि वो चीज़ें थी नहीं इतनी जितनी उसको प्रोड्यूस कर दिया, मतलब प्रोड्यूस तो नहीं हुआ लेकिन क्रिएट कर दिया गया, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के ऐसे कुछ बताया गया कि ऐसे हो गया। तभी तो गवर्नमेंट कोई भी इंसिडेंट हो जाता तो वो क्या करती है
कि भाई सबसे पहले जो आपका इंटरनेट कनेक्शन काटती है, जो है व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज वायरल ना हो, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि लोग क्रिएट कर जाते हैं, जिसको आजकल कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। तो वहाँ पे चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, किसने डाली, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन जो है वो स्प्रेड आउट हो जाती है। तो बाउडलेयर भी यही कहता है कि जो हमारा मीडिया है वो चीज़ों को बेच रहा है, वो चीज़ें बन नहीं रही है, चीज़ें वो बेच रहा है कि भाई है कि नहीं है, वो चीज़ें हमारे सामने प्रमोट हो जाती हैं और कभी हमारे सामने फ्लड दिखा देते हैं, कभी हमारे सामने जो है किसी की प्रोग्रेस दिखा देते हैं, किसी को चांद पे भेज देते हैं। यानी ये चीज़ें जो है कि नहीं है रियलिटी में हमारे सामने, हमें पता नहीं, लेकिन सारी चीज़ें घर पे ही क्रिएट हो जाती हैं। तो ये आई थिंक आप मीनिंग समझ गए होंगे। अब जैसे मैंने ये टर्म बताई है सिमुलैक्रम, तो इसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि बाउडलेयर ने दी है। तो ये जो है एक टाइप से ये कहते हैं कि जो पर्शियन गल्फ हुआ था, गल्फ वॉर हुआ था, वो एक्चुअल था ही नहीं कुछ इसके अकॉर्डिंग। अब था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि बाउडलेयर ये कहता है कि इसके जो 90 और 91 के अंदर जो मीडिया ने पूरा हाइप किया था कि ये वॉर हुआ था, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो सिर्फ मीडिया की बनी बनाई चीज़ें थी। लेकिन बाद में इनका क्रिटिसिज्म भी होता है, भाई इतनी किलिंग हुई, कैजुअलिटी हुई, वो कहाँ से हुई। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक है। इनका क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है। अगर आप सही बात बोलते हो तब भी क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव कोई अच्छी बात बोलते हो तब भी क्रिटिसिज्म होता है, गलत बात बोलो तब भी क्रिटिसिज्म होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है। तो ये वहीं से उठाया है कि कोई वॉर तक होता नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, और हमारे सामने पूरा वॉर आ जाता है कि बड़ा युद्ध हुआ था ये। तो इस टाइप से है गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अब जैसे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी कल्चरल स्टडी से रिलेटेड है, और ये सिमुलैक्रम जो टर्म थी उससे ही मिलता जुलता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है ये। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल इंटरमीडिएटरीज। तो ये क्या है गाइस, कल्चरल इंटरमीडिएटरीज क्या होती हैं। तो ये भी एक टाइप की यही चीज़ें हैं। तो इसका जो है ये कह रहा है कि कल्चरल इंटरमीडिएटरीज की जो टर्म है, कंसेप्ट है, वो इनमें से किसने दिया था। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कल्चरल इंटरमीडिएटरीज है क्या ये चीज़ें। तो गाइस कल्चर इंटरमीडिएटरीज क्या होती हैं। देखो कल्चरल क्या होता है, सांस्कृतिक, और इंटरमीडिएटरीज का मतलब ये है कि जो हमारे मीडिएटर बनते हैं, यानी जो हमारा कल्चर है, कल्चर के नाम पे जो चीज़ें चलती हैं वो धीरे धीरे जो है ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है इनेट नहीं होती, मतलब ये जो है ये कंडीशनिंग की जाती है हमारी। ये भी आप एडवर्टीजमेंट को कह सकते हो, आप सोशल या मीडिया को कह सकते हो कि वहाँ देखो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे लो, जैसे बच्चों के नाम पे कोई चीज़ बेचनी होगी, जैसे कोई ब्रांड है किसी पावरवीटा या कुछ भी ऐसा कोई चीज़ आती है जिससे भाई बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही है या उसकी हाइट बढ़ेगी, तो वो जो है ऐसा कोई ड्रिंक देंगे कि भाई अगर आप ये दूध में मिला के पिलाओगे अपने बच्चे को तो आपके बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसकी जो है हाइट बढ़ जाएगी। अब जो पेरेंट्स घर पे हैं जिनके जो उस एड को देख रहे हैं, तो अगर उनके घर में ऐसा कोई बच्चा है जिसकी हाइट है या ग्रोथ कम हो रही है, तो उनको वो क्या है सीधा उसको टारगेट कर रहे हैं कि अगर वो ऐसे इस तरह से ऐड दिखाएंगे कि वो बच्चा जो है दूसरे बच्चों में जाके जो है डिप्रेस फील करता है, इन्फीरियर फील करता है, मदर भी परेशान, बच्चा भी परेशान। तो ये क्या है, ये कल्चरल इंटरमीडिएटरीज हैं। तो इनको बोलते हैं, आप देखो जैसे ही जो है हमारे कोई त्यौहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन आ गया या कोई दिवाली होली आ गई, तो चॉकलेट कहाँ से आ गई। पहले तो हमारे यहाँ चॉकलेट होती नहीं थी, हम तो जो है मिठाई हलवे ये बनते थे हमारे घरों में। लेकिन अब क्या है कि जो है शुभारंभ जो है किसी चीज़ का चॉकलेट से होना चाहिए, मीठे से शुरुआत होनी चाहिए, और मीठे के नाम पे चॉकलेट है। तो ये क्या है कि ये चीज़ें धीरे धीरे क्या है हमारे कल्चर में शामिल होने लग गई हैं। अब क्या है उनको पता है कि ये चीज़ जो है मतलब उन्होंने सब्स्टिट्यूट दे दिया हमें कि आपको घर पे जो है ये बनाने, मतलब मीठा हलवे से मुंह मीठा नहीं होगा, आपका जो है सिर्फ चॉकलेट खाने से आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि भाई मिठाइयों में ये चीज़ आ गई है, हलवा तो हमारा बहुत पुराना कर दिया गया कि भाई ये तो एक आउटडेटेड आउट फैशन हो गया ये चीज़, और मिठाइयों में जो है आपकी इम्प्योरिटी है ज़्यादा, मिलावट ज़्यादा है। तो भाई अब चॉकलेट जो है सबसे प्योर है। तो आप ये देखिए रक्षाबंधन पे हो, होली दिवाली पे लोग एक दूसरे को जो है क्या देने लगे, चॉकलेट देने लगे। तो ये चॉकलेट का कंसेप्ट आया कहाँ से, ये मार्केट ने हमें दिया है कि ये प्योर है, ये जो है रिश्तों में मिठास घोलेगा। आप तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो इनको बोलते हैं कल्चरल इंटरमीडिएटरीज। अब ये कहाँ से आती हैं गाइस, क्या ये सोशल कंडीशनिंग की जाती है। सोशल कंडीशनिंग कैसे होती है, अब ये लोग करते कौन है। देखो हमेशा जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं वो जो है डोमिनेट ग्रुप करता है। डोमिनेट इन द सेंस आप कह सकते हो जो
वो जो वर्ग होता है, जो अमीर लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और जो हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो हम उसको आंख बंद करके फॉलो कर जाते हैं। आप ये देखिए कि अगर किसी गरीब का जो है पैंट फटी हुई पहन ले तो उसको ये लगेगा, मिडिल क्लास पहन ले तो उसको शर्म आती थी पहले, अब अमीरों ने पहननी शुरू कर दी तो यही फैशन हो गया। अब चॉकलेट जो है उन्होंने जो है, अगर कोई हीरो हीरोइन आके ये कह रहा है कि भाई रक्षाबंधन पे या जो है दिवाली होली पे ये इस तरह से की चीज़ें खाएंगे हम, तो ये अच्छा है, तो हमने अपना लगा कि भाई ये लोग कर रहे हैं तो हमारा तो स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो अगर हम मुंह मीठा हलवे से करेंगे तो हम तो जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास माने जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में क्या हो गई, सेट कर दी गई। तो इसको बोलते हैं कल्चरल इंटीमिडेटरी, जो हमारे कल्चर में डाल दी गई और हमें पता भी नहीं चलता, हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग वही होती है गाइस जब हमें खुद पता नहीं चलता कब हम उन चीज़ों के हैबिचुअल हो गए। तो धीरे धीरे जो है आप कहीं जाएंगे तो अगर आपने किसी को हलवा खिला दिया तो थोड़ा ऐसा करेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत पुराना है। मिठाई खिला दे तो सामने वाला वैसे ही नाक चढ़ा लेता है कि भाई इसमें तो मिलावट होगी, ये मिलावटी चीज़ें हैं, यानी चॉकलेट से प्योर जो है दैवीय चीज़ दुनिया में कोई है नहीं। तो ये है कल्चरल इंटीमिडेटरी, इसको बोलते हैं। अब ऐसे ही है, वो एक ये चीज़ें नहीं होती है, वो हर चीज़ में हमारी कल्चर में घुस रही हैं, यानी हमारे फेस्टिवल में, फिर आपके मंदिर में जाके देखो वहाँ पे भी प्रसाद के रूप में ये चीज़ें आने लग गई हैं, या फिर जो है आप किसी भी आपका जो भी धार्मिक स्थल जिसको आप मानते हो तो वहाँ तक एंट्री हो गई है इन चीज़ों की। वो जो है आप गाड़ी खरीदो तो जो है आपको ये चीज़ें खिला के ही मुँह मीठा करना पड़ेगा। तो मतलब कि धीरे धीरे करके जो है हमारे कल्चर में ये चीज़ें आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कैसे हम उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं और अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं जो ऐसा नहीं करता। तो इसको जो है ये जो टर्म दी थी वो जो है बाउदू ने दी थी, पायर बाउदू। तो इसे क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर क्या है। फ्रॉम होम डज गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक बोरो द टर्म सबल्टन। तो ये जो है सबल्टन की थम जो है टर्म ये जो है स्पिविक ने दी है। ये जो हमारी इंडियन राइटर है लेकिन ये जो है ब्रिटेन में रहती हैं, तो इंडियन बेस्ड कह सकते हैं हम इनको, गायत्री चक्रवर्ती स्पिविक। तो ये जो है गाइज इन्होंने एक टर्म दिया है और इनकी बुक का ही एक जो है इन्होंने ऐसे लिखा है, कैन सबल्टन स्पीक, कैन सबल्टन स्पीक। तो ये जो है इनके ऐसे का नाम है कि क्या जो है सबल्टन जो है बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में सबल्टन क्या है, सबल्टन क्या है गाइस, जो लोअर होते हैं, लोअर रैंक में होते हैं। लोअर रैंक इन द सेंस जैसे अगर मेल है और फीमेल है तो इसमें जो है लोअर में कौन माना गया, फीमेल मानी गई। ऐसे ही जो है जैसे वाइट है और ब्लैक है तो इसमें जो है कौन माना गया लोअर में, ये जो है ब्लैक माने गए। तो ये सबल्टन उनको बोल रही, यानी जो दबा हुआ कुचला हुआ, या फिर आपके जो है गरीबी, अमीर गरीब है, रिच और पुअर में जो है पुअर को मान रहा है सबल्टन। सबल्टन वो है जो फॉलो करता है दूसरों का, मतलब खुद वो टॉर्चर होता है उसको कह लीजिए, तो इसको बोलते हैं सबल्टन। यानी जो किसी तरीके से भी रैंक में लोअर है उसको बोल रही है ये। तो इसने ये कह रहा है कि ये टर्म इन्होंने कहाँ से बोरो की है, यानी ये खुद की टर्म नहीं है, इन्होंने कहाँ से की है। तो गाइस ये होती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सती प्रथा के ऊपर उंगली उठाती है। ये कहती है कि भाई मतलब इन्होंने इसमें रेफरेंस लिया अपने ऐसे के अंदर कि सती प्रथा, देखो इतनी लेडीज जो है अपने हस्बैंड के साथ जल गई, क्या ये आसान था, ये एक टाइप का क्राइम था और था भी एक क्राइम कि भाई एक जो हस्बैंड है डेफिनेटली उसको बहुत दुख है कि उसका हस्बैंड गया है, वो उससे बड़ा दुख उसके लिए आई थिंक हो नहीं सकता। लेकिन वो तो जो हस्बैंड जल रहा है, यानी वो जो है डेड बॉडी है, वो तो उसकी तो जान निकल गई, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जल रहा है कि दबाया जा रहा है, उसको दफनाया जा रहा है। लेकिन एक जिंदा आदमी को आप साथ में बिठा रहे हो तो वो कैसे, मतलब उसको उससे बड़ा क्या क्राइम हो सकता है। तो वो क्राइम की शायद जो है पीक पे होगा वो कि आप जिंदा आदमी को बिठा के और जबरदस्ती बिठा रहे हो, साथ में चिता पे बिठा रहे हो उसको, अपने उसके हस्बैंड के साथ। तो ये कह रही है कि किसी भी सती औरत ने, जो भी सती हुई या जो होने वाली थी, किसी ने उसको बोला नहीं बोला कि ये गलत है या हाँ ये होना नहीं चाहिए, या किसी लेडी ने बोला, उसको पता है क्योंकि गाइस जो उसको प्रमोट कर रही थी, जो उसको बिठा रही थी लेडी, और अगर उनको पता है ये कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि सारी औरतें जो है हस्बैंड के बाद ही जाएंगी या पहले ही चली जाएंगी दुनिया में से, वो बाद में भी जाने वाली है। ये तो किसी को नहीं पता कि हस्बैंड पहले जाएगा कि वाइफ पहले जाएगी। लेकिन फिर भी वो औरतें जो है प्रमोट कर रही हैं, वो जो है उसको
कोई ये नहीं कह रहा कि ये क्राइम है, क्राइम तो छोड़ो, मतलब कि अगर कोई लेडी नहीं बैठना चाहे तब भी उसको जबरदस्ती जो है इस तरह से उसको फोर्स किया जाता था, इवन मारा पीटा तक जाता था कि अगर वो सती नहीं होती है तो। और उसके साथ जो इंसल्टिंग वे अपनाया जाता वो तो अलग ही था कि भाई वो पतिव्रता नहीं है और ये सब, वो सब तो किया ही जाता था। लेकिन अगर कोई लेडी थोड़ा सा भी ये लगे कि भाई ये नहीं है तो उसके ऊपर टॉर्चर भी किया जाता था ताकि वो सती हो जाए। तो गाइज, क्या वो जो दूसरी लेडीज थी, क्या उनको पता नहीं था ये गलत था, या उनको ये नहीं पता था कि वो कल को उनका भी नंबर आने वाला है इस चीज में? तो वो जो है क्या सबल्टन कभी बोल पाए? यानी जो पीड़ित है क्या कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। यानी उनके अंदर इतनी समझ ही नहीं होती है, उनके ऊपर टॉर्चर पे टॉर्चर हुआ जाता है। और ये मतलब सच में भी सही है कि उनको ना अपने राइट्स का पता होता है, ना उनको ये पता होता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा। वो इस तरह से कंडीशनिंग की जाती है सबकी कि भाई उनको लगता है कि जो हो रहा है ये तो मेरा भाग्य ही है, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा पति पहले गया, तो ये तो मेरे साथ होना ही था, ये तो मेरा मतलब एट लास्ट जो है मेरे मतलब दुर्भाग्य है या मेरे साथ होना ही था, ऐसे कुछ सोच लेती है वो। और वो जो है अपने आप को खत्म करती है साथ में। और एक जो है सोशल कंडीशनिंग जो हुई है कि भाई ये पतिव्रता नहीं है अगर ये साथ में नहीं जाएगी तो ये कह रहा है कि जो सबल्टन है क्या वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल है गाइज। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ जाके सती प्रथा के ऊपर बैन लगवाया था। लेकिन देखो थोड़ी सी बात यह है कि आफ्टर ऑल बैन किसने लगाया? अंग्रेजों ने। तो ये खुद कहती है, मतलब इस ऐसे के अंदर एक कोटेशन है कि वाइट सेव ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन। तो ये कह रही है कि जो वाइट लोगों ने जो है, वाइट लोगों ने बचाया किसको? जो ब्राउन लेडी है, ब्लैक या हमारे बारे में कि ब्राउन लेडीज को ब्राउन मैन से, उनके ही आदमियों से जो है वाइट मैन यानी दूसरे लोग बचाते हैं। वो खुद के उनके जो है परिवार में या आदमी को किसी को ये समझ नहीं थी कि ये भाई ये सती प्रथा भी होनी चाहिए या गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ वो एग्जाम्पल लेती है वाइट का और जो है ब्लैक का। तो कह रहे हैं कि क्या ब्लैक को भी समझ नहीं है कि ये हमारी कॉलोनी बना रहे हैं हमें? क्या वो कभी बोल पाते हैं उसके अगेंस्ट? नहीं बोल पाते हैं। तो वो भी टॉर्चर ही सहन करते रहते हैं। तो ये जो है सबल्टन की थम, हालांकि इन्होंने जो है आगे इन चीज़ों को रिजेक्ट भी किया कि भाई ये जो है ये मतलब ये जो इन्होंने अंग्रेजों ने या ब्रिटिश के लोगों ने जो बना रखा है कि हम जो है इंटेलिजेंट। और आपने देखा रुडयार्ड किपलिंग का एक ऐसे भी है कि वाइट्स मैन बर्डन। तो वो कहते हैं कि भाई कॉलोनी बनाना तो हमारी मजबूरी है क्योंकि आप लोगों को जीना नहीं आता, और जो है ये तो हाँ एक वाइट मैन के ऊपर जो है बर्डन है। तो कहीं ना कहीं ये भी वो बात कह रही है कि आप जो है इस जो टॉर्चर को खत्म कीजिए। इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि जो पीड़ित है यानी फीमेल है या ब्लैक है उनको अपनी लाइफ जीने का पूरा हक भी है और उन्हें समझ भी है। तो ये पूरे इसमें यही बात बोल रही होती है इस ऐसे के अंदर। अब ये जो है इन्होंने ये टर्म कहाँ से ली है? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने भी गाइज हेजमनी की जो है टर्म दी है। और हेजमनी भी यही है, पोस्ट कॉलोनियल वे से ही बोला इन्होंने कि व्हाइट और ब्लैक का लिया है कि हेजमनी क्या है कि डोमिनेट करो कैसे भी। और वो डोमिनेट करने के तरीके हैं कि आपको रहना नहीं आता, आपको जीना नहीं आता, पढ़ाई नहीं आपकी अच्छी है। तो जो एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजमनी की टर्म दी है और वो भी यही है सबल्टन की। तो एक किस्म से इन्होंने एंटोनियो ग्राम्सी से ये टर्म ली है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा हेजमनी क्या होती है। हेजमनी यही होता है कि हेजमनी होती है किसी तरह से भी किसी भी एंगल से सामने वाले को दबाओ, जो आपसे किसी भी एंगल कम हो या ना हो। अभी देखो कलर के ऊपर ये व्हाइट मैंस बर्डन बोल रहे हैं, कलर के ऊपर कोई इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? यानी व्हाइट जो फेयर कलर के क्या वो इंटेलिजेंट होंगे? जो ब्राउन कलर में या ब्लैक कलर में क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे? लेकिन इन्होंने तो ऐसे ही बना दिया कि जो सारी चीजें है व्हाइट के पास अच्छी है। वो कहते नहीं है कि तुम्हारा पूरा लिटरेचर और हमारी एक सेल्फ जो है बराबर है, या बराबर क्या वो उससे भी ज्यादा है। तो इस टाइप का है ये। अभी जिनकी चल रही है तो कुछ भी बोल सकते हैं वो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टू करेक्ट स्टेटमेंट जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर। तो ये आपको जो है डॉक्टर जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसिज्म किया है शेक्सपियर के, ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर, ये जो उनका ऐसे है। तो उसके ऊपर जो है इसके उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर जॉनसन ने जो है शेक्सपियर के बारे में जो क्रिटिसिज्म किया है। देखो क्रिटिसिज्म का मतलब पहले तो ये बात क्लियर कीजिए गाइज, क्रिटिसिज्म का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप उसकी कमियां निकालें। क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप उसकी कमियां, किसी वाक्य और अच्छाइयां दोनों के बारे में बात करेंगे। यानी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोज कॉन्स, क्या अच्छाइयां थी क्या बुराइयां थी, उन सब की बात करेंगे। तो पहले हम उसी का देख लेते, फिर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो जो है ये बहुत सारी अच्छाइयां भी बताते हैं, बहुत जो है कमियां भी बताते हैं, क्योंकि सब में होती है कमियां। तो एक तो ये है
जी डॉक्टर जॉनसन जब शेक्सपियर का जो क्रिटिसिज्म करते हैं या वो ऐसे लिखा है उन्होंने, तो एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है नेचर के पोइट हैं या लव हैं, मतलब नेचर के राइटर हैं। ये शेक्सपियर जो है नेचर के राइटर हैं या पोइट हैं, कुछ भी कह लीजिए, यानी ये नेचर पे लिखते हैं। अब नेचर का मतलब क्या है, तो नेचर का मतलब यहाँ पे ह्यूमन नेचर है, यानी ह्यूमन नेचर पे लिखा है इन्होंने। हालांकि इन्होंने रॉयल फैमिली को लिया है अपने जो वर्क के अंदर। आप कोई भी इनका वर्क उठाओ, कोई ट्रेजेडी उठाओ, कॉमेडी उठाओ, ये जो है रॉयल फैमिली को लेते हैं, वहाँ का कैरेक्टर होता है। लेकिन ये जो है उनके अंदर जो क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटी इनपुट करते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर, वो जो है ह्यूमन नेचर को शो करती है। और जो है यानी कि कैसे उनका फॉल डाउन होता है, कैसे वो ग्रो करते हैं। तो एक आम आदमी वाले हैं, उनके अंदर भी गुण और अवगुण दोनों होते हैं। तो ये आप कहते हैं कि ह्यूमन नेचर के जो है राइटर हैं जो शेक्सपियर हैं। दूसरा ये कहते हैं मिंगलिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। लोग कई बार जो है इन्होंने जो मिंगलिंग की है, मिंगलिंग का मतलब क्या है गाइस, कि जिसको हम कहते हैं कि जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों हो, तो इसके ऊपर लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है। यानी जो क्लासिकल क्रिटिक्स थे वो शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हैं इसके बात के ऊपर कि या तो आप ट्रेजेडी लिखो या आप कॉमेडी ही लिखो। लेकिन शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें ट्रेजिक कॉमेडी बनाया है, जिसमें ट्रेजेडी के साथ साथ कॉमेडी भी डाली गई है। तो इसके ऊपर इनका क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि ये एक जोनरा के ऊपर काम नहीं करते। लेकिन डॉक्टर जॉनसन ने इसके ऊपर भी इनको डिफेंड किया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी लाइफ ही जो है ना पूरी तरह से ट्रेजिक होती है, ना पूरी तरह से कॉमिक होती है, जब उसमें ही मिंगलिंग की गई है, भगवान ने या क्रिएशन ने, जिसने भी हमें बनाया है दुनिया में, जब उसने ही हमारी मिंगलिंग कर रखी है कि हमारी लाइफ में पूरी, आप किसी की लाइफ उठा के देखो, पूरी तरह से ट्रेजिक नहीं है, पूरी तरह से कॉमिक नहीं है, उसमें कहीं हम दुख झेल रहे हैं, कभी हमारे अच्छे पल भी आते हैं। तो ये कह रहा है कि शेक्सपियर इस बात पे डिफेंड करते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में ह्यूमन लाइफ को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसलिए जो है उनकी मिंगलिंग बिल्कुल राइट है। फिर जो है शेक्सपियर का कुछ लोग यूनिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाते हैं, जो वो 3 यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करते, टाइम प्लेस और एक्शन की जो यूनिटीज़ है उसको फॉलो नहीं करते। तो ये गाइस इस बात में भी इनका डिफेंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जो अगर जो ऑडियंस उनको देखने जाती है, यानी उनके ड्रामा को देखने जाते हैं, उन्होंने प्ले लिखे हैं शेक्सपियर ने, तो उनके ड्रामा को जो वो देखने गए हैं वहाँ पे लोग, उनको पता है कि भाई ये स्टेज पे हो रहा है। यानी उस स्टेज पे, जब वो स्टेज को एक शहर मान सकते हैं, यानी लोगों ने जब इतना जूम कर लिया, ऐसा तो है नहीं कि शेक्सपियर ने या किसी ने भी बहका के उनको क्या किया है कि भाई ये कहा कि मैंने शहर बसाया। उन्होंने तो यही कहा ना कि थिएटर में आइए, एक मूवी है या एक ड्रामा। आज के ज़माने में हम कहे, अब जैसे हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में, तो हमें पता नहीं कि हम थिएटर में जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो जो है फिक्शन है, लेकिन फिर भी हम उन इमोशन के साथ बह जाते हैं। वो जो है अगर ट्रेजेडी चल रही हो तो हम दुखी होते हैं, अगर वो कॉमेडी चल रही हो तो हम बड़े हंसते हैं। हमें पता सब कुछ फिक्शनलाइज है, वो सब कुछ जो है नकली है एक टाइप से। लेकिन अब ये कह रहा है, डॉक्टर जॉनसन कहता है कि भाई जब लोगों को पता है कि वो स्टेज को जब एक शहर मान सकते हैं, तो उनको जो उन्होंने जो कमियां की हैं, यानी उन्होंने प्लेस की जो की है एकदम से, यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमने कई बार देखा होगा, हमारी मूवी में भी होता है गाइस ये, कि एकदम जैसे हीरो हीरोइन को दिखाएंगे और एक वो किसी शहर में है और एकदम गाना शुरू हो जाता है और गाना स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो क्रिटिक्स ये पूछते हैं कि इतनी जल्दी स्विट्जरलैंड में कैसे चले गए। तो यानी कि ये जो है वो एकदम बर्फ़ की वादियाँ और ये सब है। तो ऐसे ही जो है शेक्सपियर ने भी किया है। तो ये प्लेस की यूनिटी नहीं है कि भाई वहाँ से वहाँ तक जाने में काफ़ी टाइम लगता है, इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए। तो यहाँ जो है उसी को जो है यूनिटीज़ बोल रहा है, तो यूनिटीज़ नहीं है, प्लेस की यूनिटीज़ भी नहीं है इसके अंदर। तो गाइस ये कह रहा है कि जब आप एक स्टेज को शहर मान सकते हो, तो इस तरह से एक शहर से दूसरा शहर चेंज होता है या एक जगह से दूसरा जगह चेंज होती है, तो वो भी लोगों को, ऑडियंस को अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ये फिक्शन है, ये कोई आपकी रियलिटी नहीं है, ये फिक्शन है। एक राइटर ने या जिसने शेक्सपियर ने लिखा या किसी मूवी डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई ये फिक्शनलाइज चीज़ें हैं, ये जो है रियलिटी का सिर्फ थीम है इनके अंदर, हो सकता है वो ये रियल चीज़ें नहीं हैं। तो इसके ऊपर भी उनको डिफेंड किया है जो डॉक्टर जॉनसन ने। एक थोड़ा सा, अब ये तो इसका डिफेंड हो गया, अब ये थोड़ा इनको जो है क्रिटिसाइज कहाँ पे करते हैं, तो क्रिटिसाइज इस पॉइंट पे करते हैं गाइस कि ये जो है जो शेक्सपियर है वो डिलाइट का वे ज़्यादा लेते हैं, यानी जो है इंस्ट्रक्ट की बजाय
इंस्ट्रक्ट की बजाय जो है ये डिलाइट करने का वे ज़्यादा लेते हैं। यानी ये देखते हैं कि मेरे ऑडियंस इस बात से खुश होंगे, यानी ये एक किस्म से कहना चाहते हैं आज के ज़माने की इनको मार्केटिंग आती है कि भाई मेरा काम है प्ले लिखना और मैं ये कमर्शलाइज काम कर रहा हूँ और जो है मुझे इससे अर्निंग करनी होती है क्योंकि ये मेरा बिजनेस है किस्म से। तो उनको ये मतलब नहीं है, इंस्ट्रक्ट नहीं देना चाहते, वो ये कह रहे हैं कि वो जो है लोगों का मैनर सुधारने की बजाय, इंस्ट्रक्ट करने की बजाय कि आपको ये लाइफ में करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं कि मेरा ऑडियंस खुश कैसे रहता है। तो ये इनकी कमी बताते हैं कि वो डिलाइट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ऑडियंस को जो है मतलब कि खुशी देने की, वो खुश हो जाए ऑडियंस या रीडर है जो भी उनका ऑडियंस है, क्योंकि वो प्ले जो है मतलब परफॉर्म किए जाते थे तो ऑडियंस उसको देखने आती थी और जो है इंस्ट्रक्ट करने की बजाय। तो आज की मूवी में भी होता है। गाइस एक प्रोफेसर है, बहुत अच्छे फेमस प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि शेक्सपियर के अगर हम कुछ वर्क को देखें तो वो कहीं ना कहीं आज के जो है, तो आज के करण जौहर और उस टाइम के शेक्सपियर बराबर ही थे। काफ़ी सारे प्ले ऐसे हैं उनके, मतलब ऐसे दो टाइप के जो है थिएटर होते थे, जिसमें खुले में भी होते थे। खुले में ये होते थे कि भैया अगर आप जो है मूवी में ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते टिकट खरीदने में तो थोड़े पैसे में देख लो, लेकिन जो रॉयल फैमिली होती थी, अमीर लोगों के लिए होता था, तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती थी। तो ये कहते थे कि वो अपनी मूवी जो है वहाँ, वो अपना प्ले है वो पहले उस थिएटर में दिखाते थे जहाँ उनको जो है ज़्यादा मतलब कमाई होती थी, फिर जो है वो कॉमन आदमी के लिए दूसरे थिएटर में भी अपनी जो प्ले को परफॉर्म करवाते थे ताकि मतलब हर आदमी तक पहुँचे उनका। तो आज में भी यही होता है भाई, ऑडियंस खुश रहनी चाहिए, जिसके लिए आप चीज़ परोस रहे हो उसमें थोड़ी इधर उधर हो जाए तो चीज़ें वो भी कोई बात नहीं है। तो ये जो है ये इसकी कमी बताते हैं। दूसरी कमी ये बताते हैं कि ये जो है जो डायलेक्ट्स होती है कई बार उनका यूज़ कर लेते हैं, यानी डायलेक्ट्स इन द सेंस क्यूबल जिसको हम कहते हैं, या जो है लोकल लैंग्वेज या लोकल वर्ड्स का भी यूज़ कर लिया है इन्होंने जो शेक्सपियर हैं। तो वो कह रहे हैं कि इतने बड़े क्रिटिक्स होके, इतने बड़े राइटर होके वो जो है इस तरह की लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेते हैं। तो आज आप अपने इस ज़माने में देखिए हमारी बहुत सारी मूवी है जिसमें एक हरियाणवी कैरेक्टर आ गया, क्योंकि हरियाणा जो हरियाणवी लोग हैं उनको प्रमोट करना है, उन तक वो चीज़ें पहुंचानी है। तो जैसे हम कई बार जो है भोजपुरी या जो है यूपी के लोगों के लिए भी टोन डाल देते हैं, ताकि क्योंकि उनको पता है ये ऑडियंस वहाँ की है, ये लोग जो है ये मूवी देखेंगे तो हमारी मूवी हिट हो जाएगी। तो ये तरीका पहले भी था, आज भी है। जिनको मार्केटिंग आती है वो पहले भी आती थी, आज भी आती है। तो गाइस ये दो कमियाँ बताते हैं, एक तो वो जो है लोगों जो ऑडियंस है उसको खुश करने की तरफ ज़्यादा चलते हैं, और दूसरा जो है वो जो है कई बार डायलेक्ट का भी यूज़ कर लेते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू। तो ये कमियां भी बताते हैं उनकी। अब हम इनके कुछ जो स्टेटमेंट है हमारी उसको ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। यानी ये हमें पता चला कि शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म इन्होंने क्या किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, हिज एथेनियंस आर मोस्ट सफिशेंटली ग्रीक एंड हिज किंग्स आर नॉट कम्प्लीटली रॉयल। ये कह रहा है कि जो उनके एथेनियंस हैं, एथेनियंस का मतलब है जो एथेन के लोग हैं, आर नॉट सफिशेंटली ग्रीक, वो पूरी तरह से ग्रीक नहीं है। यानी आप वो जो है एक एज में बंधे हुए नहीं है, आप जो है वो एथेंस के लोग बेशक हैं, लेकिन आप उसको टाइमलेस है, वो एजलेस है, कंट्रीलेस है। आप ये कह सकते हो कि वो जो है आज भी पढ़े जाते हैं, आज भी प्ले किए जाते हैं। आप देखो बहुत सारी जो शेक्सपियर के प्ले हैं उनके ऊपर मूवी आज भी बनती हैं। ही सेक्रीफाइस वर्च्यू टू कन्वीनियंस एंड इज मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट। तो ये मैंने अभी बात बताई कि वो जो वर्च्यू को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है बदल लेते हैं। उनका मेन जो पर्पज होता है वो करना होता है, प्लीज करना होता है, इंस्ट्रक्ट करना नहीं है। यानी अगर कहीं उनको वर्च्यू में थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ जाए तो कर जाते हैं। और जो है ही अदियर्स टू स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजी एंड गिव्स टू वन एज और नेशन ओनली इट्स ओन कस्टम एंड ओपिनियंस। ही अदियर्स टू स्ट्रिक्ट, ये कह रहा है कि वो अपनी क्रोनोलॉजी के लिए स्ट्रिक्ट रहते हैं। और ही सेक्रीफाइस रीजन, प्रॉपर्टी एंड ट्रूथ टू परस्यू इवन अ पुअर एंड बैरन क्यूबिल्स। तो गाइस जैसे हमने देखा कि अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो है कौन सा है आंसर रहेगा। तो एक तो ही कह रहा है ही सेक्रीफाइस वर्च्यू टू कन्विंस। तो मैंने आपको ये बताया कि वो जो है ऑडियंस को प्लीज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, ना कि इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो बी ऑप्शन होता है एक, तो हमारा इसके अंदर से निकल जाता है। और एक वो क्यूबल्स वगैरह यूज़ किया उन्होंने। क्यूबल्स क्या है कि ये कह रहा है कि ही सेक्रीफाइस रीजन, वो कई बार जो है रीजन तरक को, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर जाते थे, और वो जो है मतलब कि पुअर और बैरन जो है क्यूबल का भी यूज़ कर लेते थे। तो गाइज ये जो है दोनों हमारे आंसर बनेंगे बी और इसका डी। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा फोर्थ, बी और डी। अब जो है नेक्स्ट लेते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको डज पावर ऑपरेट। तो ये जो है मिशेल फूको जो है ये हमारे
राइटर है, और इन्होंने जो है ये कह रहा है इसके अंदर कि पावर जो है कैसे ऑपरेट होती है, पावर को जैसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो गाइज इसका जो है मैं इनकी जो थ्योरी है उसको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। इन्होंने पावर और नॉलेज के ऊपर कहा है, यानी ये दो चीज़ें हैं, पावर और नॉलेज की बात करते हैं ये अपने वर्क के अंदर। तो ये क्या कह रहे हैं उसके अंदर पावर और नॉलेज के बारे में, ये कहते हैं कि नॉलेज जो है, पावर जो है वो इस तरह से लगाई जाती है कि सामने वाले को एक फॉलोवर चाहिए, यानी अगर आप डोमिनेट हो तो आपको एक फॉलोवर चाहिए, और आप उस पर जो है किस तरह से अपनी पावर का यूज़ करेंगे, किस तरह से उसको डोमिनेट करेंगे। तो दो तरीके, एक तो पावर के थ्रू करेंगे, एक नॉलेज के थ्रू करेंगे। तो पावर मतलब कि ये नहीं है कि सीधा थोपी जा सकती है, इसको उसकी लाइफ में इस तरह से सेट करो कि उसको भी ना पता चले। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई जो पावर है या जो हमारी कोई भी आइडियोलॉजी है वो हम तक कैसे पहुंचती है। तो कुछ ये पार्ट्स बताते हैं जिनमें जो है, जिनके थ्रू हम इन चीज़ों तक वो चीज़ें हमारे तक आती हैं। जैसे मैंने कहा स्कूल होता है जिससे एजुकेशन के थ्रू हमारे तक वो चीज़ आ जाती है। फिर मार्केटिंग होती है या मार्केट होती है जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं। फिर हमारे जो ये चीज़ें होती है, जैसे हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं इनके थ्रू हम तक वो चीज़ पहुँचाई जाती है। जैसे हमारा वे जो है, जैसे मैंने अब पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। और जो है या जो हमारे जो कल्चर है यानी हमारी मूवीज़ है उनके थ्रू भी हम तक चीज़ें पहुंचाई जाती है। अब ये जो है पावर यानी किस तरह से नॉर्मलाइज की जाती है, यानी एक तो ये था कि आप स्लेव नहीं बनाना, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे स्लेव बनाया जाए। तो जैसे नॉलेज का ये एग्जाम्पल लेते हैं कि नॉलेज के थ्रू, जैसे एक डॉक्टर है, आपको कुछ हुआ है, जुकाम खांसी कुछ हुआ, वो कहेगा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो वो कह रहा है कि आपको कंट्रोल कर दिया, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। उन्होंने वो किसके थ्रू आपको कंट्रोल कर रहा है, उसकी नॉलेज के थ्रू। कोई जो है, जैसे अब कोरोना वायरस आया तो हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ये फैलता है इस तरह से, तो आपको जो है आपके मास्क पहन के चलना है, इस तरह से बाहर नहीं निकलना। तो सारे सबको कंट्रोल किसने कर दिया, और ये नॉर्मल तरीके से किया उन्होंने कंट्रोल, मतलब कि ये नॉर्मल तरीका इन द सेंस कि लोग खुद बचते फिरते। तो कहने का मतलब ये है कि ये पावर का और नॉलेज का कंसेप्ट देते हैं, और ये कहते हैं कि पावर को जो है इस तरह से सेट किया जाता है, उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता किसके थ्रू करते हैं, नॉलेज के थ्रू। यानी नॉलेज जो है वो प्योर नहीं है, वो भी मैनिपुलेटेड है, और उसी के थ्रू आप जो है पावर को सेट कर देते हो। तो गाइस ये इस तरह से पावर और नॉलेज का जो है मिशेल फूको बताते हैं। तो ये यहाँ पे उसी से रिलेटेड है कि ये क्वेश्चन को कैसे, पावर को कैसे ऑपरेट करते हैं, बाय राइट रादर देन टेक्निक। ये कह रहा है कि राइट से ना कि टेक्निक से, बाय नॉर्मलाइजेशन रादर देन लॉ। तो ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू करते हैं, तो एक तो ये आंसर बन जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग। देन लॉ का भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा नॉर्मलाइजेशन तरीके से किया जाता है। ये कह रहा है बाय कंट्रोल रादर देन पनिशमेंट, कि कंट्रोल करके पनिशमेंट की बजाय। तो जैसे कंट्रोल करके अभी मैंने कहा ना कि डॉक्टर कहेगा आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपको ये हो जाएगा, तो वो जो है कंट्रोल कर दिया है, आपको पनिश नहीं किया है। तो ये जो है इसके दो आंसर बनेंगे इस तरह से। पावर एक तो नॉर्मल तरीके से लॉ की बजाय, और दूसरा जो ये बताते हैं कि पावर को ऐसे ऐसे ऑपरेट करवाया जाता है, तो किसके, एक नॉर्मल तरीके से और दूसरा कंट्रोल के तरीके से। तो ये जो है गाइज इसका आंसर रहेगा क्या, बी और सी। बी और जो है सी इसका आंसर रहेगा। तो गाइस ये कुछ हमारे मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन के थ्रू कि आपको जो है इनकी जो टर्म है, इनकी जो चीज़ें हैं, इनको डिटेल में भी बता सकूं और क्वेश्चन का लेवल भी आपको दिखा सकूं। तो आई थिंक आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपकी सेल्फ स्टडी में। इन जो टर्म है, क्रिटिसिज्म है, इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की, आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम चीज़ों को अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं गाइज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे इस तरह के जो है दूसरे अदर प्रीवियस जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके बारे में भी चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जो है बिगनर हैं तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैंने अपना नेट कैसे क्लियर किया था। तो वो बुक्स वगैरह, वो स्ट्रेटजी वगैरह मैंने सब एक्सप्लेन की है गाइज। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।